हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग के मेथड्स। अभी तक जो भी आपने यहाँ पर स्टडी किया है दैट इज रिलेटेड टू कि कॉस्ट कौन कौन सा होता है, जो कि आपने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा होगा कि कोई भी अगर हमें प्रोडक्ट की या सर्विस की कॉस्ट को निकालना होता था तो आप एक स्टेटमेंट बनाते थे दैट इज कॉल्ड कॉस्ट शीट, राइट। तो वो स्टेटमेंट कैसे बनता है, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि हर स्टेज पर कितना खर्चा हो रहा है, मींस डायरेक्ट खर्चे कितने हो रहे हैं, फैक्ट्री लेवल पर कितना खर्चा हो रहा है, ऑफिस लेवल पर कितना खर्चा हो रहा है, जहां हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे कितने हो रहे हैं, वो आपको कॉस्ट शीट बताता था। आफ्टर दैट जितने भी उसमें कॉस्ट के एलिमेंट्स थे, एलिमेंट्स कौन कौन से थे, कुछ डायरेक्ट थे, कुछ इनडायरेक्ट थे। इनडायरेक्ट को हम बोलते हैं ओवरहेड्स। अब वो कैसे कैलकुलेट होते हैं उसके बारे में भी हमने देखा सेपरेट चैप्टर्स में। जैसे कि हमने देखा कि मटेरियल की कैलकुलेशंस कैसे होती है, एम्प्लॉय की जो अमाउंट निकाली जाती है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जो ओवरहेड्स जो हम चार्ज करते हैं अपनी कॉस्ट शीट में उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जहां जो अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनका कैलकुलेशन कैसे होता है। अब जो आपको यहां पर मैं सिखाऊंगी दैट इज मेथड्स। अब मेथड्स क्या होते हैं? मेथड्स का मतलब होता है कि हर इंडस्ट्री का नेचर, हर बिजनेस का नेचर जो है वो अलग टाइप का होता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी कोई पर्सन बिजनेस कर रहा है, ऑब्वियसली वो ये जानना चाहता है कि वो अपने कस्टमर से कितना प्राइस चार्ज करे। अब वो प्राइस कैसे निकलेगा, उसके लिए हमें अलग अलग कॉस्ट अकाउंटिंग में मेथड सीखने पड़ते हैं। जो मेथड्स हैं वो टोटली इंटायरली डिपेंड करते हैं कि आपका बिजनेस किस टाइप का है। आप सोचो कि अगर आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो प्रोडक्ट आप बना रहे हो, कस्टमर जैसे आपको अपनी रिक्वायरमेंट बताता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो कॉस्ट होगा वो अलग होगा। अगर आप ऐसा कोई प्रोडक्ट बना रहे हो जो कि आप जो है लार्ज प्रोडक्शन करते हो, फिर मार्केट में भेज देते हो और कस्टमर उसको बाय कर लेता है, मींस वो अपनी कोई रिक्वायरमेंट नहीं बताता, तो वहां पर कॉस्टिंग करने का सिस्टम थोड़ा अलग होगा। तो ये वही मैं आपको बता रही हूं कि देखो आप कैसा प्रोडक्ट दे रहे हो, आप कौन सी सर्विस दे रहे हो, आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो बना रहे हो, जब पहले से ही मास प्रोडक्शन कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग जो कॉस्ट निकाली जाएगी, जो आप कस्टमर से चार्ज करोगे ना, उसके लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं। अब मेथड जो होते हैं यहाँ पर मेथड्स ऑफ द कॉस्टिंग, एक होता है जैसे मैंने आपको बताया स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग, और दूसरा होता है ऑपरेशन या प्रोसेस कॉस्टिंग। चलो यहाँ कुछ भी लिखा हुआ है, मैं आपको बताती हूँ कि ये मेनली मेथड्स को हम कैसे बाइफरिकेट करते हैं। क्या करने लगे हैं हम? मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, और फर्स्ट मेथड जो कि काफी इंपॉर्टेंट है दैट इज जॉब कॉस्टिंग मेथड। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग क्या होते हैं? मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग टोटली डिपेंड अपॉन कि आपका बिजनेस, आपका प्रोडक्ट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो सुटेबल मेथड है वो अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि एक मेथड होता है जॉब कॉस्टिंग मेथड, एक मेथड होता है जॉब कॉस्टिंग मेथड। ये जॉब कॉस्टिंग मेथड होता क्या है? ये मेथड वहां पर लगेगा जहां पर आप जो काम करते हो ना, आपको पहले कस्टमर आता है, आप वो अपनी रिक्वायरमेंट बताता है, फिर आप काम करना स्टार्ट करते हो, मींस आप पहले ही प्रोडक्ट बना के नहीं रख रहे हो। ठीक है, वो कस्टमर आएगा, अपनी रिक्वायरमेंट बताएगा, फिर आप काम करना शुरू करोगे। जैसे कि इसकी बेस्ट एग्जांपल है टेलरिंग शॉप हो गया, प्रिंटिंग शॉप हो गया। लाइक आपने वेडिंग कार्ड बनवाना है, ठीक है, जहां आपने कोई पार्टी अरेंज की है, उसके लिए कोई कार्ड बनाना है, अपने बिजनेस का कोई कार्ड बनाना है। अब मुझे बताओ कि वो पहले से ही बना के रख देगा? आप कहोगे कि बिजनेस कार्ड चाहिए मेरा, तो उसने बना के रखा होगा? नहीं, आप उसको डिजाइन बताओगे, आप उसको क्वांटिटी बताओगे, आप उसको कलर बताओगे, आप बताओगे कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, फिर वो प्रिंटिंग करना स्टार्ट करेगा। हो सकता है कि आप जो है वो लीफ शेप में कार्ड बनाना चाहते हो, मीन्स ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो आप जैसी रिक्वायरमेंट बताओगे वो वैसा काम आपको करके देगा, मीन्स आप उसको एक जॉब दे रहे हो। फिर वो दिखता है कि आपने जो काम दिया उसके अकॉर्डिंग मेरा कितना खर्चा होगा, वो खर्चे का टोटल करता है और आपको बिल बना के देता है। तो बेस्ट एग्जांपल इसकी क्या है? प्रिंटिंग शॉप होगी। अच्छा, और बेस्ट एग्जांपल क्या होगी? टेलरिंग शॉप। टेलर के पास जाते हो ना कि भैया ऐसे बनाना,
इसको इस पे बटन लगाना, इसको ऐसी शेप देना, इसको इतना बड़ा करना, इसको इतना छोटा करना, ये करना, वो करना, ठीक है, फ्लेयर लगाना ना लगाना, ऐसा बहुत कुछ बताते हो। उसके अकॉर्डिंग वो आपको आपकी ड्रेस जो है वो रेडी करके देता है। फिर जितनी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी उतना पैसा बढ़ता जाता है। सिंपल बनाओगे कम पैसा लगेगा, जितनी रिक्वायरमेंट ज्यादा बताओगे उतना ज्यादा पैसे, मीन्स वो कॉस्टिंग कर रहे हैं। देखो वो टेलरिंग अगर छोटी सी शॉप भी है ना, वो भी कॉस्टिंग कर रहा है। और बड़े बड़े बुटीक्स होते हैं, ठीक है, जहां पर कॉस्टिंग बहुत ज्यादा की जाती है, पर उसके लिए जो मेथड, बात सुनो, उसके लिए जो मेथड यूज किया जाता है वो जॉब कॉस्टिंग मेथड ही यूज किया जाता है। अच्छा, कुछ और सोचो ना, ऐसा कौन सा मतलब कि बिजनेस होगा जहां पर पहले कस्टमर की रिक्वायरमेंट देखी जाती है, फिर काम करके बिल दिया जाता है। कुछ आपको और याद आ रहा है? कुछ आपको याद आ रहा है कोई ऐसा कोई और बिजनेस होता हो? शायद मैंने अपनी प्रीवियस क्लासेस में बताया हो। देखो यहाँ पर जो टेलरिंग है, प्रिंटिंग है, जहां पर चाहे आपको एक प्रोडक्ट टेंजिबल गुड्स दी जाती है, बट समटाइम्स जो है आप कोई सर्विस भी लेते हो, मीन्स आप जैसी डिमांड करते हो वो वैसी सर्विस आपको देता है। तो ऐसा कोई बिजनेस आपके दिमाग में आता है? ऐसा कोई बिजनेस आपके दिमाग में आता है? सोचो, ऐसा कुछ भी हो कि आपने कुछ डिमांड किया हो। मैं वर्कशॉप की हमेशा कार रिपेयर की बात करती हूँ, कार रिपेयर की बात करती हूँ। तो कार रिपेयर में भी जिसने जितना काम करवाना होगा अपनी कार का, उसके अकॉर्डिंग ही बिल बनता है ना, अलग अलग। मीन्स यहाँ पर आप देखो ना, अलग अलग कस्टमर का अलग अलग बिल बनता है। वो होता है आपका जॉब कॉस्टिंग। मीन्स हर कस्टमर की रिक्वायरमेंट अलग, उसका काम अलग, उसका बिल अलग। तो वहां पर हम क्या करते हैं, ठीक है, वर्कशॉप, ये सर्विस भी आ गया। मीन्स अगर कोई सर्विस भी एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट होती है ना, तो वो भी जॉब कॉस्टिंग के अंडर ही आता है। क्लियर ये बात? ठीक है। तो जॉब कॉस्टिंग हम कहाँ अप्लाई करेंगे? जहां पर जो है काम किया जाता है एज पर कस्टमर का रिक्वायरमेंट। मीन्स इसको हम स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग भी कहते हैं, स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग भी कहते हैं। और डिटेल में पढ़ेंगे, पहले सारे मेथड्स में एक बार आपको बता दूं, ठीक है बेटा। जो रेस्टोरेंट्स होता है ना, रेस्टोरेंट में फूड आइटम्स का जो बिल कह लो के प्राइस होता है, वो पहले से फिक्स्ड होता है, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग वो डिशेस नहीं बनाते, वो ऑलरेडी उसकी मेन्यूज में होता है, ठीक है। रेस्टोरेंट दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग, वो डिफरेंट उसमें आ जाता है। नेक्स्ट सेकंड मेथड, उस पर बात करते हैं। सेकंड मेथड हो गया आपका, एक होता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट आपने सुना होगा बहुत बार। कॉस्टिंग आपको पता है ना, कॉस्टिंग क्या होता है? देखो यहाँ पर 3 वर्ड यूज कर रही हूं। अब आप उस लेवल पे पहुंच गए हो कि आपको हर वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है? टू असर्टेन द कॉस्ट। क्या होता है? टू असर्टेन द कॉस्ट। किसकी कॉस्ट मुझे असर्टेन करनी है? जॉब की। उसके लिए जो मेथड लगाया जाता होगा दैट इज कॉल्ड जॉब कॉस्टिंग मेथड। और कहां लगता है वो मैंने आपको बता दिया, कहां लगता है वो मैंने आपको बता दिया। सेकंड है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड। अब इसमें क्या होता है? देखो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, उनको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, जैसे ब्रिजेस हो गए, ठीक है, फ्लाईओवर हो गए, जहां आप कह लो कि रोड का काम हो गया, ठीक है, रोड कंस्ट्रक्शन हो गया, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, ठीक है। ये भी जो सारे काम होते हैं ना, कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट बताता है, उसके अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है। मैम फिर इसमें भी जॉब कॉस्टिंग लगा दो ना? नहीं मेरा बच्चा, जॉब कॉस्टिंग का काम करने का ढंग अलग है, क्योंकि जॉब कॉस्टिंग वहां पर लगाया जाता है जहां पर कस्टमर जो आपको काम देता है ना, उसमें टाइम भी कम लगता है। मीन्स एक अकाउंटिंग पीरियड में ही आपका काम जो है वो खत्म हो जाता है, स्टार्ट होता है खत्म हो जाता है। मीन्स वहां पर बहुत ही कम टाइम लगता है और आपके रिसोर्सेज भी बहुत ही कम लगते हैं, वहां पर जॉब कॉस्टिंग लग सकता है। बट कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, यहां पर भी जो पर्सन काम कर रहा है वो एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर कर रहा है। मीन्स कोई कॉम्प्लेक्स बनाना है, ठीक है, तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट लेगा, जो कस्टमर रिक्वायरमेंट बताएगा उसके अकॉर्डिंग ही वो उसको कॉम्प्लेक्स बना के देगा। गवर्नमेंट जो है अपने प्रोजेक्ट देती है, जैसा गवर्नमेंट बोलेगी काम आपको वैसा ही करना पड़ेगा, लेकिन वो काम तो आप एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट कर रहे हो, लेकिन उसमें जो है टाइम बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम होता है, और सेकंड उसमें ह्यूज रिसोर्सेज इन्वॉल्व होते हैं।
अब यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, इसलिए जो ऊपर हम मेथड लगाते हैं वो सेम मेथड हम इन पर नहीं लगा सकते, क्योंकि ये जो काम होते हैं ना, कॉम्प्लेक्स बनाना, रोड बनाना, ब्रिजेस बनाना, इनमें तो कई बार 10 to 15 ईयर्स लगते हैं। तो जॉब कॉस्टिंग मेथड उस रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई नहीं करता। दैट्स वाई हमारे पास एक और मेथड होता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड। कॉस्टिंग मीन्स टू असर्टेन द कॉस्ट। किसका? कॉन्ट्रैक्ट। जो मेथड ये काम करके देता है उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड, राइट। नेक्स्ट एक आता है आपका बैच कॉस्टिंग मेथड। अब ये वाला मेथड क्या होता है, यहां पर बैच कॉस्टिंग मेथड में क्या होता है कि यहां पर जो प्रोडक्ट बनते हैं ना वो बैचेस में बनते हैं। जैसे आपने देखा होगा, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, कोका कोला की एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। वहां पर भी आपने देखा होगा 200 ml की बोतल होती है, 500 ml की बोतल होती है, 1 लीटर की होती है, 2 लीटर्स की होती है, ठीक है, ऐसे अलग अलग। और इवन कोका कोला में भी डाइट कोक निकलता है, ठीक है, और जो नॉर्मल कोक होता है वो निकलता है। जहाँ एग्जाम्पल ले लो आइसक्रीम्स की। आइसक्रीम्स आप खाते हो, तो जब आइसक्रीम आप खाते हो तो जैसे वेनिला आइसक्रीम है, उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि वेनिला कप वाली है, कोन वाली है, चॉकलेट आइसक्रीम होगी, ठीक है, बटर स्कॉच आइसक्रीम होगी, कुछ भी हो सकती है आपकी कोई। तो यहाँ पर ना सिमिलर, यस वेरी गुड, कि सिमिलर गुड्स बनती हैं, ठीक है, सिमिलर गुड्स बनती हैं, बट एक बैच में बनती है, एक पर्टिकुलर बैच में। मीन्स जहां पर जो मशीन है, मैं आपको समझाऊं कि मशीन जो है, मशीन को आप स्टार्ट करते हो, ठीक है, मशीन स्टार्ट होती है, फिर उसको एक जो है इनपुट दिया जाता है कि उसने 100 प्रोडक्ट्स बनाने हैं, सिमिलर गुड्स से 100 बनाने हैं, ठीक है, एक बार में ही बनाने। मशीन स्टार्ट होती है, जब तक 100 प्रोडक्ट्स नहीं बनते वो बंद नहीं होती, मतलब एक पूरा बैच बन के ही वहां पर काम फिनिश होगा। यहाँ पर सिमिलर प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, पर जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो एक कंप्लीट बैच में बन रहे हैं। तो एक कंप्लीट बैच में बनते हैं, तो जो हम कॉस्टिंग निकालते हैं, कॉस्टिंग टू असर्टेन द कॉस्ट। किसका कॉस्ट असर्टेन करेंगे? एक बैच। अब थोड़ी मेरी बात ध्यान से सुनो, यहां पर देखो हमने प्रीवियसली भी बात की थी, जिस भी चीज का आप कॉस्ट असर्टेन करते हो उसको क्या बोलते हैं? आप अपना कॉस्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। मतलब इस मेथड में आपने आंसर करना है, इस मेथड में हम जो कॉस्ट निकालेंगे ना, एक कंप्लीट बैच का निकालेंगे। जो भी एक बैच बनेगा, मान लीजिए वो बैच 1000 यूनिट्स का बना, 1000 यूनिट्स, मुझे 1000 यूनिट्स का कॉस्ट जो है वो जानना है। तो आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या हुआ? जहां पर बैच हुआ। तो मीन्स सिमिलर टाइप ऑफ गुड्स बनती है बट बैचेस में बनती हैं। यहां पर सेकंड मेथड जो था मेरा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड, यहां पर मेरा कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है? मैं किसका कॉस्ट जानना चाहती हूं? यहां पर मेरा कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है? जल्दी बोलो। यहां पर सेकंड में मेरा कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है? मैं किसका कॉस्ट जानना चाहती हूं? मेरे एक कॉन्ट्रैक्ट का। आप गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, आप उनको प्राइस कोट करते हो ना, तो वहां कोई यूनिट्स वगैरह नहीं होती, वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट फिनिश करने का कॉस्ट निकाला जाता है। तो इन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग माय कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज कॉन्ट्रैक्ट। देन इन जॉब कॉस्टिंग मेथड आपका जो कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा? वो एक जॉब होगा। मीन्स एक कस्टमर आया, उसने जो जॉब दिया वो आपका क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हर मेथड में कॉस्ट ऑब्जेक्ट आपका डिफरेंट होगा। जॉब कॉस्टिंग में जो कॉस्ट ऑब्जेक्ट जॉब हो गया, वेरी गुड। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इन बैच कॉस्टिंग मेथड आप जो कॉस्ट निकालते हो वो एक बैच हो गया। जब आपने कॉस्ट शीट किया था तो मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चंस हमने किए थे वहां पर हमारा कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या था? एक सिंगल यूनिट। आप कॉस्ट शीट कर रहे थे ना, पूरी बनाया था आपने, फॉर्मेट बनाया था, वहां एक सिंगल यूनिट वो जो था वो आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट था, जिसका आप कॉस्ट सर्टेन कर रहे थे। तो जो तीनों है ना, 1 2 3, ठीक है, इनको हम स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग में कहते हैं। चाहे देखो, थोड़ा ध्यान देना, देखो बैच कॉस्टिंग मेथड में चाहे हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं बना रहे, ठीक है, बट क्योंकि प्रोडक्शन सिर्फ बैचेस में, एक पर्टिकुलर बैचेस में हो रही है, ठीक है, अलग अलग बैचेस बन रहे हैं, तो इसको भी हम स्पेसिफिक ऑर्डर में ही फॉल करवाते हैं, इसको भी हम स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग में ही फॉल करवाते हैं। बट यहाँ पर जो है वो कस्टमर रिक्वायरमेंट नहीं आती है। पर समटाइम ऐसा होता है कि जैसे शादी वगैरह होती है ना, तो वहां पर कोई कह लो कि रिक्वायरमेंट आ गई, तो उतने बैच में वो
जो है वो बना के भेज देते हैं, बट ऐसा कुछ होता नहीं, इसको डालते हैं ये स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग में ही है। तो आपने अगर एमसीक्यू आ जाए तो स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग में आपने 3 मेथड बताने हैं, वन इज जॉब, अनदर वन इज कॉन्ट्रैक्ट एंड थर्ड वन इज बैच कॉस्टिंग मेथड। ओके, अब आ जाता है कुछ ऐसी गुड्स होती हैं, ठीक है, जो कि ना तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होती हैं और ना ही वो बैचेस में बनती हैं, वो तो बस प्रोडक्शन स्टार्ट होता है जब तक एंड नहीं होता, ठीक है, जो भी हमने बनाने के लिए दिया है जब तक एंड नहीं होता वो कंप्लीट प्रोसेस चलता रहता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड। मतलब बैचेस में नहीं बनता, बस एक बार मशीन स्टार्ट होगी, अब कितने यूनिट्स बनेंगे वो नहीं पता, बनते रहेंगे, पर सिमिलर टाइप की प्रोडक्शन होगी, सिमिलर टाइप की प्रोडक्शन होगी। और ये कहां पर यूज होता है, जहां पर मास प्रोडक्शन होता है, मतलब बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है। एंड सेकेंड थिंग, फर्स्ट मास प्रोडक्शन होगा, सेकेंड थिंग क्या होगी, सेकेंड थिंग होगा इन स्टेजेस, मास प्रोडक्शन तो होगा लेकिन स्टेजेस में होगा। इसके लिए आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे ऑयल रिफाइनरी, एक ही तरह का तेल बनता है ना, ठीक है, क्रूड ऑयल डाला फिर जाया, मतलब बट डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस होंगे। मैम नहीं एक ही तरह का तेल नहीं बनता, डीजल भी बनता है, पेट्रोल भी बनता है। अरे शैतानो, डीजल बनता तो वो डीजल ही बनेगा ना, वो डीजल ही बनेगा, ठीक है। मतलब वो तो ऐसा है ना कि क्रूड ऑयल डाला, मेरे बच्चे क्रूड ऑयल डाला, एक पॉइंट पर आके जब उसको रिफाइन किया तो कितने सारे प्रोडक्ट निकल गए, डीजल भी निकल जाता होगा, पेट्रोल भी निकल जाता होगा, ग्रीस भी निकल जाती होगी, ठीक है, बहुत सारे। इन सबको कैसे डील करना है, क्योंकि एक आप इनपुट एक डालते हो, उससे प्रोडक्ट बहुत सारे बनते हैं। अब ये इसके लिए तो अलग ही टाइप का मेथड चाहिए होगा। देखो, एक तो यहां पर मास प्रोडक्शन होती है, ऊपर से स्टेजेस पे होती है, और थर्ड क्या है कि हो सकता है एक से ज्यादा प्रोडक्ट जो है बन के निकले, तो इसके लिए तो इंटायरली अलग तरह का मेथड चाहिए। इसके लिए जो मेथड हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड, ठीक है। तो हमें जानना पड़ेगा कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है, उसके लिए हर प्रोडक्ट के लिए या सर्विस के लिए, बिजनेस के लिए अलग ढंग से हम जो है वो मेथड लगाएंगे। फिर एक और आता है, एक और मेथड जो आता है, जो लास्ट मेथड होगा, वो होता है आपका ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड। ये यूज होता है, ध्यान से सुनो, ये वाला मेथड यूज होता है आपका सर्विस इंडस्ट्री, जितनी भी आपकी सर्विस इंडस्ट्रीज हैं, जैसे आपकी सर्विस इंडस्ट्री होगी होटल्स, आपकी सर्विस इंडस्ट्री होगी ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, आपकी सर्विस इंडस्ट्री हो सकती है और आप ले सकते हो, और बताओ ना, मेरे दिमाग से निकल गया, होटल हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, हॉस्पिटल्स, यस, ठीक है, हॉस्पिटल्स हो गया, सिनेमास, जितनी भी आपकी। मैम रुको, आपने बताया था वो सर्विस इंडस्ट्री जो वर्कशॉप है, ये भी तो सर्विस है ना, ये वर्कशॉप में यहाँ भी तो कस्टमर सर्विस ही लेने आता है, ये तो आपने जॉब कॉस्टिंग में बताया था। अरे शैतानू, यहाँ पर जॉब कॉस्टिंग मेथड लगेगा, क्योंकि आप एज पर जॉब कस्टमर रिक्वायरमेंट काम कर रहे हो। हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ एक स्टैंडर्डाइज सर्विस होती है, स्टैंडर्डाइज सर्विस होती है। उस सर्विस को देने का मीन्स आप जाते हो तो डॉक्टर जो है पर पेशेंट जितना चार्ज करता है, आपके लिए या दूसरे के लिए अलग होगा, नहीं होगा ना। वो तो मेडिसिन कितनी लेते हो, वो मेडिसिन की कॉस्ट उतनी है जितनी लोगे, समझे। वो डॉक्टर का बिल तो एक ही होता है भाई, तुम्हारी डॉक्टर फीस तो एक ही होगी, जितने भी वहां पर पेशेंट बने बैठे हुए हैं सबके लिए एक ही होगी। अब आप मेट्रो में ट्रेवल करते हो, या आपके साथ वाले का जो है पर किलोमीटर जो चार्जिंग रेट है अलग होगा आपसे, सबका पर किलोमीटर तो सेम ही होता है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप होटल्स में जाते हो, जो रूम स्टैंडर्ड एक प्राइस होता है वो ही चार्ज किया जाता है। मीन्स यहाँ पर स्टैंडर्डाइज सर्विसेज होती है। क्या होती है? स्टैंडर्डाइज सर्विसेज, स्टैंडर्डाइज सर्विसेज, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है चार्ज किया जाता है। देखो, बच्चे ने बोला हाँ ये कशिश वेरी गुड, सैलून्स जो होते हैं, सैलून्स जो होते हैं आपके अकॉर्डिंग वो सैलून्स वाले चार्ज करते हैं। आपको अपने बाल कैसे बनाने हैं, ठीक है, ग्रीन कलर करवाना है, मतलब मैं अपने कलर्स को लेकर बोल रही हूँ, जैसा कलर कराना है, जैसा हेयर स्टाइल बनवाना है, जैसा आपने फेशियल कराना है, क्या कराना है, उसके अकॉर्डिंग आपका बिल बनता है। तो सैलून इज वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ जॉब कॉस्टिंग, ठीक है। तो वहां पर कस्टमर रिक्वायरमेंट, बट इन इंडस्ट्रीज में सर्विस ही दी जाती है, बट स्टैंडर्डाइज दी जाती है।
तो जहां पर स्टैंडर्डाइज सर्विसेज दी जाती है ना, वहां जो मेथड यूज होता है दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड। ठीक है, तो ये दो मेथड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस और ऑपरेटिंग, हमेशा क्वेश्चन आता है। ठीक है, लेकिन इन पर आने से पहले जॉब कॉस्टिंग और इन मेथड्स को ना आपको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि जॉब कॉस्टिंग के बारे में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज फर्स्ट मेथड स्टार्ट करने लगी हूँ, जॉब कॉस्टिंग मेथड। मैं फटाफट सारे मेथड्स बोलती हूँ। जॉब कॉस्टिंग मेथड होता है जहां पर एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट आप काम करते हो, वहां टाइम ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता, रिसोर्सेज ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते। दूसरा मेथड होता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, यहाँ पर टाइम बहुत इन्वॉल्व होता है, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, बट एज पर कस्टमर ही काम करते हैं। थर्ड होता है बैच कॉस्टिंग, यहाँ पर एक ही तरह का प्रोडक्ट बनता है, बट वो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बैचेस में बनेगा। आइसक्रीम वगैरह की कह लो, कोई कोक वगैरह जहाँ, और मोस्टली ना मेडिसिन में जो है वो बैच कॉस्टिंग का यूज होता है। आपने देखा भी होगा मेडिसिन के बैक पर जो है वो बैच लिखा होता है, बैच नंबर लिखा होता है। और एक और बात का ध्यान देना, ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री में एक ही मेथड यूज होता है। हो सकता है कि किसी इंडस्ट्री में प्रोसेस भी यूज होता हो, बैच भी यूज होता हो। मीन्स वो प्रोसेस पूरा बना रहे हैं, लेकिन जो पूरा प्रोसेस उस प्रोडक्ट पे परफॉर्म कर रहे हैं वो एक बैच के लिए कर रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड द मल्टी कॉस्टिंग मेथड। मीन्स दो मेथड जो है एक इंडस्ट्री में लग सकते हैं। आपको अभी बस ये सीखना है कि किसी भी मेथड के अकॉर्डिंग हम कॉस्ट कैसे असरटेन करेंगे। आपका काम बस इतना है। अब मल्टी कॉस्टिंग कैसे लगेगा वो फाइनल में जाके सीखना आप। ठीक है, आपका यहाँ पर पर्पस क्या है कि ये मेथड लगाया कैसे जाता है। और प्रोसेस यहाँ पर स्टेजेस में काम होता है और मास प्रोडक्शन होता है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यहाँ पर सर्विसेज जो दी जाती है वो स्टैंडर्डाइज दी जाती हैं। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज द जॉब कॉस्टिंग मेथड। जॉब कॉस्टिंग मेथड में जॉब कॉस्टिंग मेथड पहली बात, ये एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट की जाएगी। एवरी जॉब इज ए कॉस्ट ऑब्जेक्ट होगा हमारा। और वी ascertain होगा कॉस्ट बाय प्रिपेयरिंग जॉब कॉस्ट शीट। और अदर नेम ऑफ दिस मेथड इज स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग। और ड्यूरेशन ऑफ एवरी जॉब इज स्मॉल। बस ये कुछ इसके फीचर्स होते हैं। ठीक है, जॉब कॉस्टिंग मेथड के कि हर जॉब जो है कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होती है। हर जॉब हमारा जो है एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट होगा और जॉब को असर्टेन करने के लिए, ठीक है, असर्टेन किया जाता है कॉस्ट एवरी जॉब का बाय प्रिपेयरिंग जॉब कॉस्ट शीट। इसमें आपने ये सीखना है कि हमने जॉब कॉस्ट शीट कैसे बनाना है। और अदर नेम जो है इस मेथड का, हम इसको स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग भी कहते हैं, राइट। और इसमें ड्यूरेशन जो है काफी स्मॉल होता है। एवरी जॉब का ड्यूरेशन जो है स्मॉल होता है। जनरली मैं बात कर रही हूँ, जनरली एक ही अकाउंटिंग पीरियड में वो जॉब जो है वो फिनिश हो जाता है। बट आपने कॉस्ट शीट में एक हमने क्वेश्चन किया था जॉब से रिलेटेड, तो आप याद करिए कि वहां पर जो है वर्क इन प्रोग्रेस पीछे से आ रहा था। तो हो सकता है जिस दिन हमने जॉब स्टार्ट किया, अब बिल्कुल एंड मंथ था वो ईयर का, तो नेक्स्ट ईयर में दोबारा से उस पर काम करेंगे तो वो वर्क इन प्रोग्रेस लेके आना है। और वो जो क्वेश्चन मैंने करवाया था ना कॉस्ट शीट में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको एक बार जरूर देखना जॉब कॉस्ट करने के बाद। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है। तो आपने ये लिख लिया। अब जो है ना, मैं इस पॉइंट पे बात करने लगी हूँ। सुनो, मैं इस पॉइंट पे बात करने लगी हूँ, इस वाले पे, कि जॉब कॉस्ट शीट प्रिपेयर कैसे किया जाता है। व्हाट आर द स्टेप्स टू प्रिपेयर ए जॉब कॉस्ट शीट।
के कैसे स्टेप्स होते हैं, आपकी बुक में दिए हुए हैं बट वहां से इतना अच्छी तरह पता नहीं चलता, इसलिए यहाँ पर मैंने स्टेप्स लिख दिए हैं, यहाँ पर स्टेप्स लिख दिए हैं। अब ध्यान से देखना। सबसे पहले देखो, मुझे जॉब कॉस्ट शीट बनाने से पहले मुझे क्या पता होना चाहिए कि मुझे किस जॉब के लिए कॉस्ट निकालना है। ठीक है, किस जॉब के लिए मुझे कॉस्ट निकालना है। सबसे पहले मैं आइडेंटिफाई करूंगी कि मुझे किस जॉब के लिए कॉस्ट निकालना है, और जिसका भी कॉस्ट हम असर्टेन करते हैं, मैं बार बार बोलती हूँ, एमसीक्यू पूछा जाता है फिर वही बच्चा गलत करके आता है। जिस भी ठीक है थिंग का हम कॉस्ट निकालते हैं, ठीक है, उसको हम कॉस्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो हियर माई कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज जॉब, जॉब होगा। ठीक है, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है, कि आपने किस जॉब का कॉस्ट कैलकुलेट करना है। तो वो भी जॉब जिसका भी आप आइडेंटिफाई करोगे कि इस जॉब का निकालना, वो मेरा कॉस्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे एग्जांपल दिया है यहाँ पर कि मुझे मेरे पास जो है जॉब आया, एक आया कि वेडिंग कार्ड्स प्रिंट करने हैं। वेडिंग कार्ड प्रिंट करना मेरा एक जॉब हो गया। मेरे पास ऑर्डर आया बिजनेस कार्ड प्रिंट करने, ये मेरा सेकंड जॉब हो गया। ठीक है, मेरे पास आया कि ब्रोशर्स प्रिंट करने हैं, वो मेरा थर्ड जॉब हो गया। तो मेरे लिए 3 जॉब होगी और हर जॉब के लिए मैं अलग अलग कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट करूंगी। फिर जॉब पहले मैंने आइडेंटिफाई कर ली, ठीक है, फिर मैं क्या करूंगी, मान लीजिए कि मैं फर्स्ट जॉब का जो है वो कॉस्ट जानना चाहती हूँ, तो कॉस्ट कैसे मैं असर्टेन करूंगी। आपको भी पता है 2 तरह का कॉस्ट होता है, एक डायरेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट। सेकंड स्टेप से जाने से पहले ध्यान से सुनो, मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा इसके क्वेश्चन पे पहुंचने के लिए, बट पहले ना उसके पीछे की पूरी कहानी समझ लेते हैं। देखो, किसी भी जॉब का आपने कॉस्ट निकालना है, एक कॉस्ट होता है ना वो जो बहुत ही इजीली निकल जाता है। आज ना पेन बड़ा वो है इसका। जॉब किसी का भी निकालना होगा, मुझे बोलो कि अगर वेडिंग कार्ड्स हैं वो ही प्रिंट करने हैं, तो उस पर डायरेक्ट मटेरियल कितना लगेगा वो तो मैं इजीली जान लूंगी, कि डायरेक्ट मटेरियल कितना लगेगा, राइट। मैं उसके लिए वेजेस कितनी दूंगी वो भी मैं इजीली जान लूंगी कि भाई ये जॉब जो है वो 4 घंटे चलेगा और मुझे मेरे लेबर को हर एवरी आवर का इतना पैसा देना पड़ेगा। तो ये कुछ खर्चे होते हैं जो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हम डायरेक्टली कस्टमर को बता देंगे। मुझे बताओ बच्चे जो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, हमें दिक्कत कहाँ आती है। अरे जहां पर वो वेडिंग कार्ड प्रिंट होंगे ना, वहां इतनी सारी मशीनरीज है, इलेक्ट्रिसिटी है, रेंट है, क्लीनिंग का खर्चा है, स्टाफ का खर्चा, इतने सारे और खर्चे होते हैं। जो ये इतने सारे और खर्चे होते हैं, इन और खर्चों को क्या बोलते हैं, ओवरहेड्स। मेरी बात सुनो, ये ओवरहेड्स जो है मेरे जो भी कह लो कि फैक्ट्री में हो रहे हैं, जब मैं शॉप में हो रहे हैं, वो मैं इन सभी से उनका कुछ कुछ पोर्शन इन सभी से चार्ज करूंगी, हर एक बिल में वो ओवरहेड्स का खर्चा चार्ज करूंगी। बस दिक्कत ये आएगी, आपको जॉब कॉस्टिंग में यही समझना है कि जब आप एवरी जॉब का बिल बना रहे हो ना, ये ओवरहेड्स कैसे चार्ज करना है, बस ये चीज समझनी है आपने। ये ओवरहेड, बाकी किसी में कोई पंगा नहीं है, यही समझना है आपने ओवरहेड्स कैसे चार्ज करोगे। ओवरहेड्स कैसे चार्ज करते हैं, ओवरहेड्स चैप्टर में पढ़ा फिर हमने कैसे चार्ज करते हैं। ओवरहेड्स के लिए पहले हम क्या करते हैं ना, प्रीवियस ईयर का डेटा ले लेते हैं, ऐसे करते हैं ना, प्रीवियस ईयर का डेटा लेते हैं, उससे हमें पता चलता है प्रीवियस ईयर के डेटा से। हाँ ना, पेन को कुछ हो गया है मेरे, हाँ, प्रीवियस ईयर के डेटा से मुझे पता चलता है कि मेरी फैक्ट्री या मेरी शॉप में टोटल ओवरहेड्स कितने आते हैं। टोटल ओवरहेड्स मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कितना आता होगा, रेंट का, वो सारे मुझे खर्चे निकालने पड़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, क्लीनिंग का खर्चा, ये सब मैं निकालूंगी। लिखना मत, बस सुनो, इस बात को समझो, सब निकाल लूंगी, मुझे टोटल ओवरहेड्स पता चल जाएंगे। अब क्या होता है, इन टोटल ओवरहेड्स का बर्डन इस पर डालना होता है, इस वाली जॉब पर। फिर हमने सीखा था, देखो बर्डन डालने के लिए ना हमें ये पता मतलब करना पड़ता है कि कौन सा उस फैक्ट्री में प्रीडोमिनेंट फैक्टर है। वो प्रीडोमिनेंट फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, बोलो। वो प्रीडोमिनेंट फैक्टर मशीन आवर्स हो सकते हैं, आपका वेजेस हो सकता है, आपका मशीन कह लो कि लेबर आवर्स हो सकते हैं, आपका मटेरियल कॉस्ट हो सकता है। किया था ना, जिससे कि क्या करते थे हम, अलग अलग ओवरहेड रिकवरी रेट निकालते थे।
वो रिकवरी रेट फिर इस पर डालेंगे और हम बिल बना देंगे। बस हमें समझना क्या है, हमें सिर्फ ये निकालना है कि आपने जो भी जॉब का बिल बनाना है ना, पहले तो उस पर डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने आएंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब डायरेक्ट खर्चे। फिर आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई जो इनडायरेक्ट खर्चे हैं ना, उनको इस जॉब्स पर एलोकेट कैसे करना है। मीन्स आपको कोई एलोकेशन बेसिस निकालना पड़ेगा। हो सकता है मशीन आर, हो सकता है लेबर आर, हो सकता है वेजेस का अमाउंट, वो डिपेंड करता है प्रीडोमिनेंट फैक्टर क्या होगा। अब वो कैसे पता चलता है, क्वेश्चन को पढ़ के पता चलेगा। अगर कुछ नहीं भी बता रहा, जो इन्फॉर्मेशन दी रखी है, तो हमारे हाथ बंधे होंगे, उसी को यूज करके हम कैलकुलेट कर देंगे बिल। ठीक है, एलोकेशन बेसिस निकालने के बाद फिर हमें पता करना पड़ता है कि टोटल ओवरहेड्स कितने हैं। फिर हम निकालते हैं रिकवरी रेट। फिर रिकवरी रेट निकाल के हम चार्ज कर देते हैं जॉब को। जॉब को चार्ज करने के बाद क्या होता है, जो हमने जॉब को चार्ज किया एट द एंड ऑफ पीरियड, फिर हमें पता चलता है कि किसी जॉब से हमने ज्यादा हो सकता है आपकी जो रिकवरी हो रही है, आपको पता है ना, ओवर रिकवरी हो सकती है और अंडर रिकवरी हो सकती है। फिर वो कैलकुलेट करनी पड़ती है। ठीक है, वो सब कैलकुलेट करेंगे। तो यही मेथड्स होते थे सारे। अब देखो, जॉब शीट बनाओगे, क्या क्या करोगे, अब पढ़ो। जॉब के लिए सबसे पहले किस जॉब का आपको कॉस्ट निकालना है वो डिसाइड कर लो। पहले जॉब आइडेंटिफाई कर लो। सेकंड, फिर आइडेंटिफाई करो कि उस पर डायरेक्ट खर्चा कितना होगा। ठीक है, डायरेक्ट खर्चा का मतलब डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। अब मेरे केस में मेरा जॉब क्या है, वेडिंग कार्ड्स। मैंने पता कर लिया, उस पे पेन लगेगा 2000 का, इंक लगेगी 500 की, और जो प्रिंटिंग लेबर में से पैसा ले जाएगी 1500, मतलब डायरेक्ट खर्चा उस पे आएगा 4000। सिर्फ ये बिल नहीं बनाऊंगी, मैं अपने फैक्ट्री में होने वाले और खर्चों का बर्डन भी इस पर डालूंगी। फिर मैं क्या करूंगी, मैं सिलेक्ट करूंगी कोई कॉस्ट एलोकेशन बेसिस। जो इनडायरेक्ट खर्चे है ना, जो मेरे ओवरहेड्स का है, उसके लिए मैं सिलेक्ट करूंगी कोई एप्रोप्रिएट कॉस्ट एलोकेशन बेसिस। तो वो एलोकेशन बेसिस कैन बी एनीथिंग। वो लेबर आवर्स भी हो सकता है, मशीन आवर भी हो सकता है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी हो सकती है, और यूनिट प्रोड्यूस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि प्रिंटिंग प्रेस में, तो आपको वैसे ही पता होना चाहिए कि प्रिंटिंग प्रेस में मेन प्रीडोमिनेंट फैक्टर क्या होता है, वो मशीन काम करती है ना। सारा आप उसको कमांड देते हो, मशीन ही तो काम कर रही है, तो प्रीडोमिनेंट फैक्टर वहां क्या होगा, मशीन आर। तो ये हमने पता कर लिया कि मशीन आर है। और जब आपने मशीन आर पता कर दिया कि ये वाले हमारे मशीन आर है, उसके बाद आप देखोगे कि कितना खर्चा आता है फिर आपका इनडायरेक्ट। फिर आप आइडेंटिफाई, पहले सबसे पहले आपने देखना है कि आपने कॉस्ट एलोकेशन बेस कौन सा लेना है। वो डिपेंड करेगा इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, वो आपने फाइंड आउट कर लिया। फिर आप फाइंड आउट करोगे कि कितना खर्चा इस जो है कंपनी में या इस फैक्ट्री में होता है, वो आपने आइडेंटिफाई कर लिया। वो सारे खर्चे, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, डेप्रिसिएशन, सुपरवाइजर सैलरी, वो आपने आइडेंटिफाई किए, वो है आपके 50,000, मतलब पूरे पीरियड में 50,000 हो जाते हैं। फिर उसके बेसिस पर आप ओवरहेड रेट निकाल लोगे। लेबर मशीन कितने आवर्स पूरे पीरियड में, कितने आवर्स काम करती है, ये कंप्लीट पीरियड है, इसमें 1000 आवर्स मेरी मशीन काम करती है, और हमारा जो ओवरहेड का खर्चा 50,000। तो 50,000 को अगर मैं 1000 से डिवाइड करूं, मतलब कि जब मशीन चलती है तो मशीन के एक एक आवर पर चलने पर खर्चा आता है क्या, ₹50, ये खर्चा आता है। अब जो कार्ड्स मेरे पास बनने आए हैं, वेडिंग कार्ड्स बनने आए हैं, अब उस पर कितने मशीन आवर्स लगेंगे, मुझे वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैंने देखा कि भी मुझे जो है इन कार्ड्स को प्रिंट करने के लिए टोटल 10 मशीन आवर्स लगेंगे। तो बताओ कि मैं अपने बिल में ओवरहेड्स के नाम पर कितना चार्ज कर दूं। 10 आवर्स लगेंगे, 1 आवर के लिए मुझे चार्ज करना 50 रुपीज, तो 10 × 50 मैं कितना चार्ज कर दूंगी, 500। तो उस जॉब को 500 चार्ज कर दूंगी। इसके बेसिस पर मैं अपना टोटल बिल बनाकर के मटेरियल इतना लगेगा, लेबर इतना लगेगा, भाई मेरे ओवरहेड्स इतने लगेंगे, आपको मुझे 4500 रुपीज देने पड़ेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी की बात नहीं कर रही, वो तो ऐड कर दो, मतलब अल्टीमेटली प्रॉफिट अगर 10% लिखा हुआ है, ऐड करके दे देना तुम। ठीक है, वो बात नहीं कर रही, यहाँ पर ये मान रहे हैं कि हमें पूरा कॉस्ट कैसे निकालना है, बस। फिर उसके बाद हो सकता है कि जो हमने कस्टमर से चार्ज किया वो आपका ओवर या अंडर हो जाए।
ठीक है, क्योंकि वो तो एस्टिमेटेड बेसिस पे किया था ना। फिर जो भी ओवर या अंडर होगा वो आपने क्या करना है, वो एडजस्ट करना है, ओवर और अंडर रिकवरी। वो कैसे एडजस्ट करते हैं, हमने 3 मेथड्स किए थे, ठीक है, आपको शायद याद होंगे 3 मेथड्स किए थे बस। दीज आर ऑल स्टेप्स ऑफ ए टू प्रिपेयर ए जॉब कॉस्ट शीट, यही है, ऐसे ही प्रिपेयर करनी है। अब बहुत ज्यादा बातें हो गई हैं, एक क्वेश्चन करते हैं, फिर क्वेश्चन में भी थोड़ा टाइम लगाएंगे हम। आइए अपनी बुक में आइए, क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ। आओ ध्यान से पढ़ना है इस क्वेश्चन को। मतलब क्या करना होगा, अल्टीमेटली क्या यहां पर पूछा गया होगा, यहां पर सिर्फ वो पूछा गया होगा, कोई जॉब दी होगी, प्रीवियस ईयर का डेटा दिया होगा, तो प्रीवियस ईयर का डेटा को एनालिसिस करके ना आप ये देखना कि आपने ओवरहेड जो चार्ज करना कैसे चार्ज करना, बस यही एनालिसिस है इसमें, और कुछ नहीं है जॉब कॉस्ट शीट में। जॉब कॉस्ट शीट में सिर्फ आपको एनालिसिस किस बात का करना होगा कि जो इनडायरेक्ट खर्चे हैं ना, उसको जॉब पर, किसी भी पर्टिकुलर जॉब पर कितना चार्ज करें, ठीक है, बस वो एनालिसिस ही यहां पर आपने पढ़ना होगा। साथ साथ में आंसर भी अब आप करना। कहता है एज ए न्यूली अपॉइंटेड कॉस्ट अकाउंटेंट, अब आप एक कंपनी में न्यूली अपॉइंटेड कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, यू फाइंड द सेलिंग प्राइस फॉर द जॉब नंबर। ओके, आपको ना एक सेलिंग प्राइस दिखा, जॉब नंबर 9669, मतलब कोई जॉब होगा उसका आप देख रहे हो कि सेलिंग प्राइस कैलकुलेट किया गया है कुछ ऑन द फॉलोइंग बेसिस। ये आपके सामने जॉब का पूरा कह लो कि जॉब कॉस्ट शीट उसने बना के दे दिया, मतलब वो कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं होगा जिसने बनाया होगा, ठीक है, आप कॉस्ट अकाउंटेंट हो, आपके सामने ये जॉब कॉस्ट शीट आया। क्या था, उसने मटेरियल लगाया जहां आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगी, ठीक है। फिर डायरेक्ट वेजेस है 22 आवर्स 25 पैसा पर आवर, ठीक है, तो आपने कहा होगा कि चलो 10 आवर्स अगर ए डिपार्टमेंट के लगे हैं, 10 आवर्स अगर ए डिपार्टमेंट के लगे हैं, ठीक है, तो ठीक है 0.25 पैसा उससे मल्टीप्लाई किया होगा, इसको भी 0.25 पैसा, इसके भी 20, मतलब 3 डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व है। यहां से आपने ये पता कर लिया कि जो डायरेक्ट वेजेस, देखो डायरेक्ट वेजेस है ना, मींस जो भी आप जॉब कर रहे हो वो जॉब 3 डिपार्टमेंट से होके निकलती है। ये देख के पता चल गया, ए डिपार्टमेंट के 10 आवर्स लगते हैं, बी डिपार्टमेंट का 4 आवर लगते हैं, और सी डिपार्टमेंट के 8 आवर्स लगते हैं। फिर प्राइम कॉस्ट निकल गया, ये वेजेस आपने ऐड कर दिया, और यहां पर 33% प्राइम कॉस्ट का उसने ऐड कर दिया। ये क्या होंगे, प्राइम कॉस्ट के बाद क्या होता है, जितने भी आपके ओवरहेड्स होंगे, ओवरहेड्स कैन बी फैक्ट्री के हो सकते हैं, आपके ऑफिस के हो सकते हैं, सेलिंग के हो सकते हैं। बस यहीं पर आपका दिमाग खराब हो जाना चाहिए आपको कि ये क्या कर दिया तुमने, यहां तक तो ठीक था, अरे जॉब पर 33% ऑफ प्राइम कॉस्ट सीधा ही, ऐसा कैसा है। अरे जब 3 डिपार्टमेंट हैं, आपने देखा था ना, एक ब्लैंकेट रेट होता है, ठीक है, और एक आपका क्या होता है, मल्टीपल रेट्स होते हैं, राइट, हमने निकाले थे ब्लैंकेट रेट ओवरहेड्स में, ब्लैंकेट रेट होता है, मल्टीपल रेट्स, और दोनों में कितना डिफरेंस आता है, दोनों में डिफरेंस आता है ना। तो यहीं पर आपका दिमाग खराब हो जाना चाहिए, भाई ये तूने क्या कर दिया, ये जो है ए डिपार्टमेंट है, बी डिपार्टमेंट है, सी डिपार्टमेंट है, इनके कुछ खर्चे होंगे, और जो भी ये जॉब है इस डिपार्टमेंट का 10 आवर्स ले रही है, इस डिपार्टमेंट का 4 आवर्स ले रही है, इस डिपार्टमेंट का 8 आवर्स ले रही है, आपने तो बस सभी पर 33% ऑफ प्राइम कॉस्ट डाल दिया। ये तो बिल्कुल ही गलत मेथड है। आप कहो कि ना तू यहाँ इस कंपनी के रहने के काबिल ही नहीं है, ये ऐसे बनाते हैं जॉब कॉस्ट शीट, नहीं, अरे आप ओवरहेड्स को अलग अलग कैलकुलेट करो, फैक्ट्री के कितने लगे, ऑफिस के कितने लगे, फैक्ट्री के ओवरहेड्स को निकालने का अलग ढंग होगा। क्यों, क्योंकि 3 डिपार्टमेंट्स हैं, इन तीनों डिपार्टमेंट में वो जॉब जा रही है। अब इन तीनों डिपार्टमेंट का अलग अलग रिकवरी रेट क्या था वो फाइंड आउट करो, उसके अकॉर्डिंग इस पर जॉब पर डालो, फिर इनके सेलिंग एक्सपेंसेस अलग फाइंड आउट करो। वो कैसे करेंगे आगे शायद हमें इंफॉर्मेशन मिले। तो यहां पर भी आपको लगा कि जो भी ये कॉस्ट शीट बनाई है ये गलत बनाई गई है। फिर हम आगे गए, एन एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर P&L अकाउंट शोज। आपने कहा कि आपने ना ऐसा करो कि जो कॉस्ट शीट जो है जॉब कॉस्ट शीट ये तो गलत लग रही है, आप प्रीवियस ईयर का डेटा लेके आओ। आपने प्रीवियस ईयर का डेटा मंगवाया, ठीक है, अब आपके पास ये पूरा प्रीवियस ईयर का डेटा है, ये किसी जॉब का नहीं है, ये कंप्लीट डेटा है, कलेक्टिव डेटा है। जितनी भी जॉब्स हुई होंगी
उन पर टोटल मटेरियल इतना लगा होगा, जो वेजेस लगी होंगी, ठीक है, वो क्योंकि कलेक्टिव जो P&L बनेगा वो तो कलेक्टिव बनेगा ना, तो जो भी टोटल वेजेस लगी थी वो 5000 थी, 6000 थी और सी डिपार्टमेंट की 4000 थी। फैक्ट्री ओवरहेड भी देखो सभी डिपार्टमेंट्स का अलग अलग दिया गया है, सेलिंग कॉस्ट भी दी हुई है। अब सेलिंग कॉस्ट जब अलग थी तो तुमने 33% ऑफ प्राइम कॉस्ट क्यों कर दिया? आपने ये प्रीवियस ईयर का जो है वो पूरा डेटा देखा, फिर आपको बोला गया कि आप ऐसा करो, आपको लगता है ना कि गलत है, यू आर रिक्वायर्ड टू, आप कौन है? कॉस्ट अकाउंटेंट, कैलकुलेट एंड एंटर द रिवाइज्ड कॉस्ट यूजिंग द प्रीवियस ईयर्स फिगर एज बेसिस। कहता है आप प्रीवियस ईयर फिगर्स लो, आप रिवाइज्ड जो भी है वो कॉस्ट को कैलकुलेट करो, रिवाइज्ड कॉस्ट आपने कैलकुलेट करनी है प्रीवियस ईयर फिगर्स की, फिर उसके अकॉर्डिंग आप जॉब कॉस्ट शीट बना दो, और आप क्या करो, जो भी कॉस्ट शीट बनाओगे ना उससे आपको कॉस्ट पता चल जाएगा। फिर आप सी पार्ट क्या करना, एड टू द टोटल जॉब कॉस्ट 10% फॉर प्रॉफिट एंड गिवन द फाइनल सेलिंग वैल्यू। आप टोटल जॉब कॉस्ट जो होगी उसका 10% प्रॉफिट ऐड कर देना, फिर आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। ये काम करना है। तो अल्टीमेटली मुझे ये तो ठीक है, 12.08 भी ठीक है, 5.50 भी ठीक है, सिर्फ गलती कहाँ है? ये वाली गलती, ये वाली गलती। ये हम कैसे ठीक करेंगे? हमें पहले निकालना पड़ेगा कि जो हमारे वेरियस डिपार्टमेंट है ना, वेरियस डिपार्टमेंट उनके खर्चे कितने हो रहे हैं, ABC कितने खर्चे हो रहे हैं? इसका खर्चा हो रहा है 2500, बाद में करेंगे इसको फेयर में, पहले समझो इधर, इधर देखो, इसका खर्चा हो रहा है 4000, इसका खर्चा हो रहा है 1000। ये है सारे डिपार्टमेंट्स का ओवरहेड्स। अब आपको क्या लगता है, आंसर आप करेंगे कि एप्रोप्रिएट रिकवरी बेस क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कि यहां से देख के आपको पता चलता है कि रिकवरी क्या होना चाहिए था। क्या रिकवरी क्या लूं मैं वेजेस क्यों लूं कि आर्स क्यों लूं? हमेशा ध्यान देना, अगर वेजेस और आर्स दोनों दिए हुए हैं तो ऑलवेज प्रेफर आर्स, ठीक है। तो यहां पर क्या लेना चाहिए मुझे, क्या दिए हुए हैं ये जो 10 आवर्स, 4 आवर्स, ठीक है, 8 आवर्स, ये क्या है, मशीन आवर है या लेबर आवर्स हैं? ये मशीन आवर है, लेबर आवर्स हैं, ठीक है। डायरेक्ट वेजेस 22-25 पैसा पर आवर, इस मीन्स के लेबर ने ए डिपार्टमेंट में कितना काम किया होगा, 10 आवर्स, बी डिपार्टमेंट में कितना काम किया होगा, 4 आवर्स, और सी डिपार्टमेंट में कितना काम किया होगा, 8 आवर्स, ठीक है। ये लेबर आवर्स है। तो यहां से देख के मुझे पता चला कि भाई जो भी आप रिकवरी रेट निकालोगे ना वो आवर्स के बेसिस पे निकालना। मुझे ये तो पता है कि ओवरहेड है 2500, 4000 और 1000 हर एक डिपार्टमेंट का, पर हर डिपार्टमेंट के टोटल लेबर आवर्स कितने होंगे वो कहीं से पता चलते हैं। हर डिपार्टमेंट के टोटल लेबर आवर्स कितने होंगे? देखो, ए डिपार्टमेंट में वेजेस है 5000 वेजेस है, ऊपर उसने दिया हुआ है कि आप जो है वो आप 1 आवर के लिए पे करते हो कितनी वेजेस, 0.25 पैसा, यहां पर दिया हुआ है ना 0.25 पैसा दिया हुआ है। या मैं ऐसे लिखूं कि 0.25 पैसा आप 1 आवर के लिए पे करते हो। ए डिपार्टमेंट ने कितनी वेजेस पे की, 5000, फिर 5000 वेजेस उन्होंने कितने आवर्स के लिए पे की होंगी, कितने आवर्स के लिए पे की होंगी, 1/0.25 इंटू 5000। क्या ये बात आप समझे, ये बात आप समझे, ठीक है। तो इट मीन्स ये जो ओवरहेड्स हुए होंगे ये टोटल लेबर ने कितने आवर्स काम किया होगा, टोटल लेबर ने कितने आवर्स काम किया होगा। तो लेबर आवर्स हर एक के कैसे निकालेंगे, कैसे निकालोगे? वेजेस अगर ए डिपार्टमेंट ने 5000 दी है तो एक एक आवर के लिए आप दे रहे हो 0.25, ठीक है। हम और हमेशा ना अजम्पशन लिख लेना, अजम्पशन लिख देना, क्योंकि दिस इज अ प्रीवियस ईयर डेटा। हम अज्यूम करेंगे कि प्रीवियस ईयर में भी 0.25 पैसा ही दिया होगा, जबकि उसने कुछ और लिखा ही नहीं, तो मुझे अज्यूम ही तो करना पड़ेगा कि उन्होंने 0.25 पैसा ही दिया होगा। ऐसे ही बी डिपार्टमेंट ने वेजेस दी है 6000, एक एक आवर का 0.25, तो कितने आवर्स काम हुआ होगा, ये दिया है बेटा, ये दिया हुआ है कि डायरेक्ट वेजेस है 22 आवर्स एट 0.25 पैसा पर आवर। हम देते हैं 0.25 पैसा पर आवर, एक एक आवर के लिए 25 पैसा 0.25 देते हैं हम, ठीक है। यहां से पता चला मुझे, यहां दिया हुआ है और कहीं नहीं दिया हुआ, उससे मुझे पता चलेगा
अगर आप 0.25 देते हो 1 आवर के लिए, तो इसने टोटल वेजेस दी हैं 5000, तो कैसे आएंगी? ऐसे ही हर डिपार्टमेंट का निकालेंगे। ऐसे ही सी डिपार्टमेंट का 4000.25, तो आपको हर डिपार्टमेंट की क्या पता चल जाएंगे? हर डिपार्टमेंट का आवर्स पता चल जाएंगे। जब आपको हर डिपार्टमेंट के आवर्स पता चल गए, तो आप 1 आवर से कितना रिकवरी करेंगे ओवरहेड्स, क्या वो निकाल सकते हैं? रिकवरी रेट कैसे निकालते हैं? रिकवरी रेट का फॉर्मूला क्या होता है? याद करो, जितने भी आपके टोटल ओवरहेड्स होते हैं डिवाइडेड बाय टोटल लेबर आवर, ठीक है, वो हमारा रिकवरी रेट निकल जाएगा। यहां तक सॉर्टेड है सब? बस रिकवरी रेट क्या है कि हर आवर के लिए आपने ओवरहेड का कितना कितना जो है अमाउंट चार्ज करना है हर डिपार्टमेंट पे, राइट? तो ये बस दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट इस क्वेश्चन में। तो हमें पता चल जाएगा कि हमने जो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं वो कितने चार्ज करने हैं किसी एक जॉब से। फिर बात आ जाती है सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट कैसे चार्ज करेंगे? सेलिंग कॉस्ट को चार्ज करने के लिए मेथड, बेस्ट मेथड क्या हो सकता है? देखो, अगर आपके पास जो भी सेलिंग कॉस्ट आती है ना, जैसे आप कॉस्ट शीट भी बनाते थे, तो मोस्ट ऑफ टाइम जो सेलिंग कॉस्ट होता था वो परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का होता था। तो जितना भी आप प्रीवियस ईयर का कॉस्ट शीट बना लो, वहां पर जितना भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा ना, आप देख लेना कि सेलिंग एक्सपेंसेस आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कितना परसेंटेज है। ऑब्वियसली मुझे कुछ एग्जम्पशन तो लेनी पड़ेगी ना कि सेलिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का कितना है, और ये एप्रोप्रिएट एग्जम्पशन भी है। ऑब्वियसली सेलिंग कॉस्ट जितनी आप गुड्स को सोल्ड करते हो उसी पर ही दिया जाता होगा, तो ये प्रॉपर एक एग्जम्पशन है। फैक्ट्री को रिकवर करने का खर्चा अलग होता है, सेलिंग कॉस्ट को रिकवर करने का जो है मेथड अलग होता है। तो ये प्रॉपर आपका एग्जम्पशन यहाँ पर आएगा। तो आप 2-3 बार ऐसे क्वेश्चन करोगे, देन आपको समझ आ जाएगा कि ओके, दीज आर द एप्रोप्रिएट बेसिस टू रिकवर द ओवरहेड्स। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट कौन सा पार्ट था? ये वाला, कि आपको एक ब्लैंकेट रेट के थ्रू नहीं रिकवर करना, आपको अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए कैलकुलेशंस करनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, दोबारा से फिर समझते हैं इस बात को। आइए, सबसे पहले उसने हमें क्या पूछा है? सबसे पहले उसने हमें पूछा है कि कैलकुलेट द रिवाइज्ड कॉस्ट यूजिंग द प्रीवियस ईयर फिगर। इफ वी आर यूजिंग द प्रीवियस ईयर फिगर, देन जो भी हमारा कॉस्ट शीट बनेगा उसके लिए फैक्ट्री ओवरहेड्स का रेट अलग होगा और सेलिंग कॉस्ट रिकवर करने का रेट अलग होगा, ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रिपेयर जॉब कॉस्ट शीट, the factory overhead rate of different departments and selling selling overheads will be calculated on the basis of previous year figures. First of all, calculation of factory overhead rate of different departments. सबसे पहले हम फैक्ट्री ओवरहेड रेट निकालेंगे, देन हम परसेंटेज ऑफ सेलिंग एक्सपेंसेस निकालेंगे। अब फैक्ट्री ओवरहेड रेट हमने कैसे निकालना है? हम अज्यूम करेंगे, वी अज्यूम 25 पैसा
per labor hour is paid previous year as well, कि इतना ही दिया होगा। तो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट डिपार्टमेंट का हमने क्या निकालना है, फैक्ट्री ओवरहेड रेट निकालना है। अब आप एक बनाएंगे टेबल 3 डिपार्टमेंट्स का, ए डिपार्टमेंट, बी डिपार्टमेंट एंड सी डिपार्टमेंट। पर्टिकुलर्स डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी एंड डिपार्टमेंट सी। अब पहले लिखो डायरेक्ट वेजेस सभी डिपार्टमेंट्स की प्रीवियस ईयर फिगर्स के अकॉर्डिंग कितनी है। डायरेक्ट वेजेस है हमारी, यहां पर ऊपर लिख दो, अमाउंट हम लिखेंगे रुपीस में, जो भी नहीं, इसको हम लिख नहीं सकते क्योंकि हमें आवर्स भी लिखना पड़ेगा, कोई बात नहीं, यहीं पर लिख देते हैं। हमारी डायरेक्ट वेजेस है 5000, बी डिपार्टमेंट की 6000 एंड 4000। यहां पर हमने कहा कि 25 पैसा पर लेबर आवर, जो कह लो कि करंटली हमने चार्ज किया है, तो हमने ये अज्यूम किया प्रीवियसली भी इतना ही चार्ज होता होगा। तो इस दैट्स वाई जो लेबर आवर्स होंगे हर डिपार्टमेंट के, वो कितने होंगे। अगर आप 5000 चार्ज कर रहे हो, 5000 चार्ज कर रहे हो, चार्ज कर रहे हो और हर आवर्स का जो है 25 पैसा दे रहे हो, तो आपके पास कितने आवर्स हो जाएंगे, 20,000 आवर्स हो जाएंगे, राइट। इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख दूं, बी डिपार्टमेंट का बताओ कितना आया, बी डिपार्टमेंट का कितना आएगा। अगर 6000 वो दे रहा है रुपीस पूरे साल का, ठीक है, 6000 दे रहा है और 1 आवर के लिए हम 0.25 पैसा देते हैं, तो कितने आवर्स का पेमेंट हुआ होगा 6000, कितने आवर्स का पेमेंट हुआ होगा 6000। आज दयाल नहीं है क्या क्लास में, 24,000। ऐसे ही अगर 4000 रुपीस आपने पे किया और एक आवर के लिए आप 0.25 करते हैं, तो कितने आवर्स की पेमेंट हुई होगी 16,000। ये हमें आवर्स पता चल गए, ठीक है, हर डिपार्टमेंट के आवर्स पता चल गए। अब आप हर डिपार्टमेंट का फैक्ट्री ओवरहेड्स लिख दो, हर डिपार्टमेंट का आप फैक्ट्री ओवरहेड्स लिख दो, दैट इज रुपीस 2500, रुपीस 4000 एंड रुपीस 1000। और आपने क्या निकालना है, फैक्ट्री ओवरहेड पर लेबर आवर। आपने फैक्ट्री ओवरहेड रेट निकालना है पर लेबर आवर। कैसे निकालोगे, 2500 का पेमेंट होता है कितने के लिए, 20,000 के लिए, तो एक आवर का रिकवरी रेट क्या होगा, 2500 डिवाइडेड बाय 20,000 आवर्स। तो आप रेट निकाल दीजिए। 4000 टोटल हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स होते हैं और काम कितने आवर्स होता है, 24,000 आवर्स। 1000 हमारा टोटल खर्चा फैक्ट्री के में आता है और टोटल कितने आवर्स काम होते हैं, 16,000 आवर्स। तो बस आप बता दीजिए। पहला आया रुपीस पॉइंट है 125, फिर आ रहा है 0.166 समथिंग रुपीस 0.167, थर्ड आ रहा है रुपीस 0.063। आप 625 भी लिख सकते हो, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ भी 667 लिख सकते हो, आप कर सकते हो 3 डेसिमल्स तक, मतलब कि ट्राई करो कि 3 डेसिमल्स तक ही लो, ठीक है।
तो हमने सारे 3 डेसिमल्स तक ले लिए। ये पहला हमारा काम हो गया, हमने प्रीवियस ईयर्स फिगर्स के अकॉर्डिंग ये कैलकुलेट किया कि डिफरेंट डिपार्टमेंट का रिकवरी रेट कितना होना चाहिए। अब हमें कैलकुलेशन करना है कि हमें जो सेलिंग एक्सपेंसेस है वो कैसे जो है वो चार्ज करने हैं। उसके लिए तो हमें कॉस्ट शीट बनाना पड़ेगा प्रीवियस ईयर का। तो पहले बनाते हैं हम कॉस्ट शीट स्टेटमेंट, कॉस्ट शीट ऑफ प्रीवियस ईयर। और ये तो आपको बनानी आती होगी, फटाफट से बना दो। नीचे बनाऊं, यहाँ पर वो हो जाएगा, नीचे करते हैं। कॉस्ट शीट ऑफ प्रीवियस ईयर। सभी स्टूडेंट कॉस्ट शीट प्रीवियस ईयर की फटाफट बनाओ, इधर देखने की जरूरत नहीं है, मैं भी बना रही हूँ। जल्दी जल्दी से बना दो, सारा डेटा दिया हुआ है आपको। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, मटेरियल यूज्ड। कैसे बनानी है मैं एक बार बता भी देती हूँ, अगर आप भूल गए हो कॉस्ट शीट तो। मटेरियल यूज्ड लिखना, उसमें सारे डायरेक्ट वेजेस ऐड कर देना, आपके पास क्या आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट। उसमें ये सारे फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड कर देना, आपके पास क्या आ जाएगा, वर्क कॉस्ट। फिर ऑफिस एक्सपेंसेस तो है नहीं, वर्क कॉस्ट ही मेरा जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगा, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा वही होगा, क्योंकि और कोई एक्सपेंसेस नहीं है, वही मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी होगा। उसमें सेलिंग कॉस्ट ऐड कर देना 30,000, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, यही था हमारा कॉस्ट शीट, तो फटाफट से बना दो। 77,500, उसमें आप करें डायरेक्ट वेजेस सभी डिपार्टमेंट्स की ऐड। कौन कौन सा डिपार्टमेंट, ए बी सी। ए डिपार्टमेंट की हैं 5,000, इसकी हैं 6,000, इसकी हैं 4,000 वेजेस, एंड द टोटल इज 15,000। वो कर दीजिए आप ऐड। देन आपके पास क्या आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट आपका हो गया 92,500। ऐड करो अपने फैक्ट्री ओवरहेड्स, वो तीनों डिपार्टमेंट्स के बताए हैं, ए बी सी। कितना, 2,500, 4,000 एंड 1,000। तो ये हो गया हमारा 7,500। ये वाला ही मेरा वर्क कॉस्ट आ जाएगा, क्या कह लो, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी यही होगा, या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सारे यही होंगे, कुछ और दिया नहीं हुआ आपको। ठीक है, एंड अमाउंट इज 1 लाख। 1 लाख हो गया। इसमें आपको सिर्फ सेलिंग कॉस्ट दिया हुआ है, वो आप ऐड कर दीजिए, वो है आपका 30,000 का। सेलिंग कॉस्ट ऐड करने पर मुझे मिलता है कॉस्ट ऑफ सेल्स, और प्रीवियस ईयर से मुझे ये पता चला कि कॉस्ट ऑफ सेल्स जो था वो था 1,30,000। यहां से हम कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस हमारे कैसे आएंगे, क्योंकि सेलिंग एक्सपेंसेस नॉट रिलेटेड टू लेबर आवर्स, उसके रिलेट नहीं होते हैं, उसका अप्रोप्रिएट बेसिस देखो, जितनी आप गुड सोल्ड करते हो ना उसी पर ही सेलिंग एक्सपेंसेस किए जाते हैं। तो यहाँ पर गुड सोल्ड भी यही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी यही है, वर्क कॉस्ट भी यही है, तो इसी का ही परसेंटेज निकालना है। तो कैसे निकालेंगे कि हमारे सेलिंग एक्सपेंसेस है 30,000 डिवाइडेड बाय हमारा जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है 1 लाख इंटू 100, तो इट मीन्स के 30% ऑफ, आप क्या मान लोगे कि जो भी आपका वर्क कॉस्ट आएगा उसका आप 30% निकाल देना, तो उतने आप हर जॉब में सेलिंग एक्सपेंसेस के नाम से ऐड कर दोगे। तो ये दो चीजें निकालनी कि भाई ऐसे ऐसे हमने ऐड करना है। हो गया आपका कॉस्ट शीट हो गया। अब हम बनाएंगे जो करंट हमने जॉब बनाना है, जॉब कॉस्ट शीट बनाना है, इन्हीं को बेसिस मानते हुए, ठीक है, इनको बेसिस मानते हुए जो भी हमने निकाला है, तो अब हम अपना करंट जॉब कॉस्ट शीट बनाएंगे। तो वो है हमारा बी पार्ट, जॉब कॉस्ट शीट ऑफ करंट ईयर। जॉब नंबर जरूर लिखना जब भी आप बनाओगे। हमारा जॉब नंबर क्या है, 9669।
क्योंकि कॉस्ट शीट है तो फॉर्मेट तो वही रहेगा जैसा कॉस्ट शीट का बनाते हैं। थोड़ा स्मॉल कर लो। पर्टिकुलर्स यहां पर वर्किंग्स कर लेंगे और यहां पर अमाउंट लिख देंगे। अब क्वेश्चन देखो, जॉब जो बनाया था बाकी सब ठीक था, सिर्फ उसने ये वाला पार्ट गलत किया था। मटेरियल यहीं से उठा लेंगे, ठीक है। डायरेक्ट वेजेस प्रॉपर लिखेंगे कि इसकी इतनी है, इसकी इतनी है, मतलब फॉर्मेट ठीक होना चाहिए कि हमने कैसे चार्ज करना है। मटेरियल $12.08 जैसे दिया है वैसे ही लिखना है। फिर आप लिखेंगे डायरेक्ट वेजेस। हर डिपार्टमेंट की अलग से रिकॉर्ड कीजिए आप। डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी। ए डिपार्टमेंट के 10 आवर्स हैं और एक एक के लिए 25। अमाउंट उतना ही आएगा 2.50। इसके हैं 4 आवर्स 0.25 1 रुपी। इसके हैं 8 आवर्स 0.25 2 रुपीज। ये अलग अलग तब आते अगर रेट भी अलग अलग है, एक ही रेट है तो टोटल हमारा बनेगा 5.50। इन दोनों को ऐड करने पर हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाएगा प्राइम कॉस्ट जो कि आएगा 17.58। अब आप ऐड करोगे। अब मुझे बताओ फैक्ट्री ओवरहेड्स जो उसने गलती की थी, अब इसको आप सुधारोगे। आप फैक्ट्री ओवरहेड्स डिपार्टमेंट ए का अलग से लिखोगे, डिपार्टमेंट बी का अलग से लिखोगे और डिपार्टमेंट सी का अलग से लिखोगे। कितना होना चाहिए? डिपार्टमेंट ए के 10 आवर्स यूज हो रहे हैं, बी के 4 आवर्स यूज हो रहे हैं, सी के 8 आवर्स यूज हो रहे हैं और सबका जो है वो ओवरहेड्स भी अलग अलग है। तो रिकवरी रेट क्या है? डिपार्टमेंट ए के एक कार के लिए इतना आपने चार्ज करना है, बी के लिए इतना और सी के लिए इतना। तो यही रेट आप वहां पर लिखेंगे। तो 0.125 कितना रेट है, 0.167 और 0.50 कितना टोटल 125। अब मेरे पास जहाँ स्पेस नहीं बची, मैं बाहर लिख दूं, वैसे अंदर ही लिखना था, दोबारा लिख लूं। चलो दोबारा लिखती हूँ, आप कैलकुलेशन कर दो, सारे रेट बता देना मुझे। 10 आवर्स 0.125 125, 4 आवर्स 0.167 दिस इज 0.67 और 8 आवर्स 0.063 0.50, टोटल 2.42। क्या इतना बन रहा है? नहीं बन रहा। सी का 0.04, 8.063 0.50। हाँ चलो 0.504 कर दो, तो ये कितना आ गया फिर बताओ? प्लस 0.67 और उसने 2 तक ही किया है, हम 3 तक कर लेते हैं। $2.424, तो टोटल कितना आ जाएगा हमारा? 17.58 प्लस 2.424, तो 20.004 आ जाएगा। 20.004
ये किसका बताया यश आपने? 6.958। तो यहां पर ये 4 हटा देती हूं, ये 4 हटा दो क्योंकि एग्जैक्ट हमारा 20 बन जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट हमारा 20 बन जाएगा। ये आप करना चाहो 20.004 कर सकते हो, बट इसको राउंड ऑफ कर दो 20 में। .42 पर मैंने राउंड ऑफ कर दिया, 2 डेसिमल्स पर राउंड ऑफ कर दिया मैंने इसको। देन आप ऐड करोगे सेलिंग एक्सपेंसेस जो कि 30% होंगे किसके? 20 रुपीज के। तो वो आ जाएगा 6। अगर 6 आ जाएगा तो आपका यहां पर कॉस्ट ऑफ सेल्स जो बनेगा वो बनेगा 26। फिर उसने कहा कि आप ऐड कर देना प्रॉफिट किसका? 10% ऑफ कॉस्ट। तो 10% ऑफ कॉस्ट का मतलब 26, वो ऐड कर दो आप। तो ये बन जाएगा आपका 2.6। तो आपकी सेलिंग प्राइस इस जॉब की निकल आएगी 28.60। हाँ, अगर आपने यहां पर ज्यादा पॉइंट्स लेने हैं वो लेके भी आप कर सकते हो, आपका 20 पॉइंट समथिंग कुछ बनेगा। ठीक है, तो पॉइंट्स में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, अदरवाइज इसको ऐसे ही आपने सॉल्व करना है। और ये वाला तो शायद सी पॉइंट था, सी पॉइंट था क्या? हाँ, ये वाला। तो इसके सामने सी लिख देना और इसके सामने सी लिख देना, क्योंकि ऐड प्रॉफिट जो है, जो भी 10% ऑफ कॉस्ट का आपने ऐड करना है, ये आपका टोटल जॉब का कॉस्ट बन जाएगा। पॉइंट्स आगे पीछे होंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कर सकते हो आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, थोड़ा सा इसमें जो इसमें अलग है, यहां पर इस क्वेश्चन में क्या अलग था कि आपको रिकवरी रेट्स निकालने थे। इसमें भी कुछ ऐसा ही होगा, बट ना इसको एक समझने वाली बात क्या है, इसमें ना दिया हुआ है कि वर्क ऑर्डर ऑफ 100 यूनिट्स ऑफ कॉमोडिटी। मतलब आपके पास कोई ऑर्डर आया होगा, ठीक है, आपको बनाने हैं 100 यूनिट्स। कंफ्यूजन कहाँ होती है, आपको 100 यूनिट्स बनाने हैं और 100 यूनिट्स बनाने के लिए ना ये सारा खर्चा दिया हुआ है, ये सारा खर्चा दिया हुआ है। अब अल्टीमेटली ये जो कस्टमर को देने हैं ना, इट मीन्स जो आपको खर्चा दिया होगा ना, वो उसने ये वो ही खर्चा दिया होगा जो जिसके थ्रू ये पूरे के पूरे 100 यूनिट बन जाते होंगे। ये मैं ऐसे क्यों कह रही हूँ, इसका रीजन नीचे लिखा हुआ है। देखो, आपको 100 यूनिट बना के देने हैं अपने कस्टमर को। यहाँ पर दिया हुआ है कि जो वो 100 यूनिट्स बनाने ना, उसके लिए उस प्रोडक्ट को, उस कॉमोडिटी को ना 4 डिफरेंट मशीन में से होके निकलना पड़ता है। ठीक है, और उन मशीन्स के आर रेट दिए हुए हैं। अब हमारे लिए जो है, एक तो यहाँ पर अच्छी बात हो गई कि ऑलरेडी हमें मशीन आर रेट दिए हुए हैं। इट मीन्स जो फैक्ट्री ओवरहेड्स हम चार्ज करेंगे वो मशीन आर रेट पे करेंगे। अब हमें कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने लेबर आर रेट कैलकुलेट किया था, यहाँ पर दिया हुआ है। तो जितने भी इस जॉब के लिए मशीन आवर्स लगेंगे वो हम रिकॉर्ड कर देंगे। फॉलोइंग एक्सपेंसेस हैव बीन इनकर्ड फॉर द वर्क ऑर्डर। जो आप ये 100 यूनिट बनाने जा रहे हो, ठीक है, ये जो 100 यूनिट आप बनाने जा रहे हो, उस पर मटेरियल इतना लगेगा, वेजेस इतना लगेगा। ये तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये लिख देंगे, हमारी प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। फिर वो कह रहा है लेकिन इन पर जो मशीन आवर लगेंगे, पी के लगेंगे 200 आवर्स, क्यू के लगेंगे 160 आवर, आर के लगेंगे 240, एस के लगेंगे इतने। तो जितने भी आवर्स लगेंगे हमें आर्ली रेट पता है, इसको 1.25 से मल्टीप्लाई कर देना, इसको 2.50 से, इसको 3 से और इसको 2.25 से। तो हमारे पास पूरा पता चल जाएगा कि फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने होंगे। फिर उसने क्या दिया है कि आफ्टर द वर्क ऑर्डर हैज बीन कंप्लीटेड,
जब वो कंप्लीट हो गया, मटेरियल वर्थ 400 आर फाउंड टू बी सरप्लस, के मटेरियल जो है ना, हमने कितना भेजा था मटेरियल 8000, जब कंप्लीट हो गया वर्क, ठीक है, हमें ये पता चला कि 400 जो है वो सरप्लस था और हमने स्टोर्स को रिटर्न कर दिया। अब मेरा क्वेश्चन ये है, जब मैं इस जॉब के लिए जॉब कॉस्ट शीट बनाऊंगी तो जो मटेरियल यूज होगा वो 8000 रुपीज होगा या 8000 माइनस 400 7600 होगा? क्या लिखूंगी मैं इस जॉब कॉस्ट शीट में? जो मटेरियल है कितना लिखूं, 8000 लिखूं या 7600 लिखूं? बोलो कितना लिखना है? जब पूरा जॉब हो गया तो इतना मटेरियल उस पर लगा, कितना 7600, तो 8000 लिखना है कि 7600 लिखना है? मटेरियल लिखोगे, वेजेस लिखोगे, कितना लिखना चाहिए? सोचो ना, अरे कॉस्ट शीट बनाई थी आपने, बस भूल गए, मेरे को पता है बेटा। आप जो कॉस्ट शीट, जो जॉब कॉस्ट शीट बना रहे हो ना, उस पर जितना खर्चा हुआ वो लिखते हो। आप बताओ ना, आप मंगवा लो 10,000 का मटेरियल मंगवा लो, अरे जो यूनिट्स बना रहे हो उस पर जितना मटेरियल लगेगा उसका ही तो खर्चा कस्टमर से चार्ज करोगे। तुम कितना भी मंगवा लो, उसको क्या लेना देना? वो कहता है ये बताओ इन 100 यूनिट्स पे कितना लगा, इन 100 यूनिट्स पे कितना लगा, इन 100 यूनिट पे तो बेटा 7600 ही लगा, बाकी तो आपने स्टोर को रिटर्न कर दिया ना। अगर कस्टमर को दे देते कि भाई ये मटेरियल नहीं लगा, जैसे आपके घर में पेंट करने आते हैं ना, जो पेंट नहीं लगता वो आपको वापस कर देते हैं, ठीक है, तो वो खर्चा आपके सर पे आएगा। अगर उन्होंने रख लिया तो वो खर्चा आप कस्टमर के सर पर नहीं डालोगे, तो ऐसे अपने सोचना है। तो सिर्फ आप कितना खर्चा कस्टमर के सर पर डालोगे? 7600 का, ठीक है, जितना खर्चा उस पर किया। कस्टमर को दे देते तो कोई बात नहीं, 8000 लिख देते। ऑफिस ओवरहेड्स, अब मैं इसको क्लियर करूं। ऑफिस ओवरहेड यूज टू बी 40% ऑफ। देखो ध्यान दो, ऑफिस ओवरहेड जो होगा ना, जो भी वर्क कॉस्ट निकलेगी, क्या वर्क कॉस्ट निकल सकती है? आपने मटेरियल लिख दिया, आप वेजेस लिख दोगे जो दी हुई है, आपने ये फैक्ट्री ओवरहेड्स भी लिख दिए, मशीन्स के ये भी लिख दिए, फैक्ट्री ओवरहेड्स आ गए। फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करने के बाद आपके पास यहां पर वर्क कॉस्ट आ जाएगी। वो कहता आप ऑफिस ओवरहेड्स कितने चार्ज करोगे? 40% ऑफ वर्क कॉस्ट। आप इसका 40% करके यहां पर जो है ऑफिस ओवरहेड्स भी चार्ज कर देना। चलो ये भी हो गया। बट ऑन अकाउंट ऑफ ऑल राउंड राइज इन द कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छा हमारे फैक्ट्री में एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट राइज हो गई है, डिस्ट्रीब्यूशन की हो गई है, सेल की भी हो गई है। देयर हैज बीन 50% राइज इन द ऑफिस ओवरहेड एक्सपेंडिचर, आपके ऑफिस ओवरहेड एक्सपेंडिचर्स में 50% राइज हो गया। अब ये राइज आप कैसे यहां पर लाओगे? मान लो, अब देखो, मान लो कि आपकी वर्क कॉस्ट है 1000, आप कितना ऑफिस ओवरहेड्स चार्ज करते थे? आप ऑफिस ओवरहेड्स कितना चार्ज करते थे? उसका 40% मींस 400। बट वो कहता कि अब क्या हो गया, आपके जो ऑफिस ओवरहेड्स है ना, क्योंकि कॉस्ट में जो है राइज हो गया, तो वो भी 50% से राइज हो जाएंगे। तो ये 400 में भी 50% का राइज हो गया, तो इसका 50% आप 150 डिवाइडेड बाय 100 कर सकते हो। याद आया? यहाँ तो 400 का 50% कर दो, फिर वो 400 में ऐड कर दो। जहां आप सीधा 400 का 150% करो तो कितना आ जाएगा? आप सीधा 400 का 150% करो, 600 आ जाएगा, आएगा? याद है ये वाली बात कॉस्ट शीट में की थी, ठीक है, मतलब अब 600 होगा, 600 होगा। अच्छा, या तो आप ऐसे कर लो कि अब हमारे जो है वो चार्ज होंगे 400 का 150%, 600 आप ऑफिस ओवरहेड्स। इतना क्लियर है? ये याद आ गई बात आपको? ये की थी, मुझे क्यों लगता है तुम्हें याद नहीं होगा। इसका 50% 200 करो या 400 और फिर आप 400 ऐड कर दो तो ऐसा आएगा, या इसका आप 150 कर दो तो ऐसा आएगा। क्लियर है? कहाँ चले गए आज तुम सब? क्लियर है ये बात? क्लियर है? बोलो हाँ, ठीक है। अच्छा एक और बात बताऊं, 40% है ना, 40% है, इसका 50% करो, कितना हो गया? 20%। तो अगर इसका 20% जो है, मतलब कि अल्टीमेटली कितना राइज हो गया? 20% थे, 40%, 20% या 60%।
अब 60% अगर आपका 1000 का करोगे, 1000 का 60% तब भी सेम आएगा। मैं दोबारा करूंगी। वो कहता है कि 40% हम चार्ज करते थे ऑफिस ओवरहेड वर्क कॉस्ट का। अब क्या हो गया कि कॉस्ट इन्फ्लेशन हो गया 50% से, तो मतलब इस परसेंटेज में भी 50% का इन्फ्लेशन हो जाना चाहिए। तो इसका हमने 50% किया, तो 50% कितना होता है 20%। तो आप अगर 40% का ही 150% कर दोगे तो मीन्स आपको 60% ऑफ वर्क कॉस्ट चार्ज करना पड़ेगा। क्या तब भी आंसर सेम आएगा? तब भी आंसर सेम आएगा? यस, तब भी आंसर सेम आएगा। तो आपके क्वेश्चन में आपका जो आंसर दिया हुआ है स्टडी मैट का, जो भी दिया होगा, तो ऐसा मत समझना कि इन्होंने कैसे किया। तो कुछ भी कर सकते हो आप, ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। अब इस बात को थोड़ा सा मैं दोबारा पढ़ूंगी। देखो, देयर हैज बीन ए 50% राइज इन ऑफिस ओवरहेड एक्सपेंडिचर। 50% राइज इन ऑफिस ओवरहेड एक्सपेंडिचर में राइज हो गया। तो आप 40% का भी 50% कर सकते हो, या जितने ऑफिस ओवरहेड्स होंगे उनमें भी 50% जो है और ऐड कर सकते हो। दोनों तरह आपका आंसर सेम आएगा। फिर कुछ और भी बताया हुआ है कि मोर ओवर इट इज नोन दैट 10% ऑफ ए प्रोडक्शन विल हैव टू बी स्क्रैप्ड। बस इस पर लगाओ स्टार बड़े वाला। क्या बोला है कि आपका जो 10% प्रोडक्शन है ना, वो स्क्रैप्ड हो जाता है। आर नॉट बीइंग अप टू स्पेसिफिकेशन, को स्पेसिफिकेशन मतलब कि स्पेसिफिकेशन को मीट नहीं करता, वो स्क्रैप कर देते हो। द सेल प्रोसीड ऑफ ए स्क्रैप आउटपुट विल बी ओनली 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसका थोड़ा सा मतलब समझना है, इसको यहां पर समझा दूं। वो कहता है कि आपका ना जो भी आप बनाते हो, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया, मान लीजिए जो भी आपने ऊपर वर्किंग की है, मटेरियल ऐड किया, वेजेस ऐड किया, सब कुछ ऐड किया, ठीक है। मान लीजिए आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया 1000। इसमें ना 10% स्क्रैप हो जाता है। जो भी ये कॉस्ट आया ना 10%, मतलब जो भी 10% आउटपुट होगा ना, वो अप टू स्पेसिफिकेशन नहीं बनता है, वो स्क्रैप हो जाता है। तो इसका 10% कितना हो गया? 1000 का 10% मतलब 100 रुपीज का मटेरियल जो है वो स्क्रैप हो जाता है। क्या वो 100 रुपीज यहां से लेस करूंगी मैं? अब ये तो आपको सोचना पड़ेगा, लेस करूंगी क्या नहीं, वो एग्जांपल देती हूँ। 100 रुपीज का स्क्रैप हो गया, लेकिन जो भी 100 जो स्क्रैप होता है ना, उसको हम 5%, मतलब कि उसकी जो सेलिंग वैल्यू है ना, वो कॉस्ट ऑफ सेल का 5% होता है। जो भी उसकी कॉस्ट आएगी ना, उसका 5% हम उसको सेल कर देते हैं। 100 का स्क्रैप हुआ, 100 रुपए का स्क्रैप हुआ, उसका 5% कितना हो गया? 5 रुपीज। मतलब ये 5 रुपीज में सेल भी हो जाता है। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है वो आपको सोचना है। ये मैं यहां पर नहीं बता रही, अलग बता रही हूं। सुनो, मान लो कि आपके पास थे 100 यूनिट्स, ठीक है, 100 यूनिट्स हुए, और ये आप खरीद के लाए हो 10,000 में, 10,000 में खरीद के लाए, ठीक है। इनका जो भी आपका परचेज वैल्यू था 10,000 था। इसमें से 10% जो है वो स्क्रैप हो जाते हैं। स्क्रैप एक यूनिट की, देखो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 100 रुपीज है, 100 रुपीज है, 100 रुपीज है। 10% स्क्रैप हो जाता है, मतलब 10% खराब हो जाता है। जैसे ही आप घर तक आए, आपने 100 यूनिट्स मार्केट से खरीदे जिसकी वैल्यू थी 10,000। आप घर पर आए, मान लो कि जैसे मैं आइस की एग्जांपल देती हूँ कि 100 यूनिट्स आप आइस के लेके आए, उसमें से 10% तो मेल्ट हो जाती है। तो आते आते आपके पास रह जाती है आइस 90 यूनिट्स। कितनी रह जाती है? यूनिट्स में तो होती नहीं, एग्जाम्पल समझने के लिए समझो, 90 यूनिट्स रह जाती है। अब आपको ये 90 यूनिट्स कितने के पड़े? 10,000 के पड़े। जहाँ जी 90 यूनिट्स आप ऐसे निकालोगे भी 10% स्क्रैप हो गया, मतलब कि 10 यूनिट स्क्रैप हो गए। ये था 10,000, 10,000 में से आपके 10 जो यूनिट स्क्रैप हो गए, एक की वैल्यू थी 100 रुपए। 1000 मीन्स 9,000। क्या इसमें से ये माइनस करके आप निकालोगे कि आपको यही पड़ेगा कि भाई घर तक आते आते 90, ये तो नॉर्मल लॉस है ना। इट मीन्स कि आपको नॉर्मली 90 यूनिट्स ही कितने पर पड़ते हैं? 10,000 पे। मीन्स जो नॉर्मल लॉस होता है ना, उसका कॉस्ट यहाँ से माइनस नहीं करते आप कभी भी। स्क्रैप जो आपको दिया होता है ना, उसका कॉस्ट माइनस नहीं करते।
ये अबनॉर्मल लॉस का कॉस्ट माइनस करते हैं। इट मीन्स यहाँ पर कुछ नहीं माइनस होता जितना स्क्रैप है। इट मीन्स यहाँ पर नील माइनस होगा, लेकिन यहाँ पर वैल्यू 10,000 मीन्स आपको अल्टीमेटली 90 यूनिट्स ही जो है वो 10,000 पे पड़ते हैं। बट फिर अगर वो ये बोल दे कि जो भी स्क्रैप होता है, कितना स्क्रैप हुआ 1000 रुपए का, लेकिन जो 1000 रुपए का स्क्रैप होता है ना वो 5% में बिक जाता है। मतलब कोई पानी वानी आपका बिक जाता होगा, मान लो बिक जाता होगा, ठीक है। तो 5% में अगर बिक गया वो, तो 1000 का 5% मेरे बच्चे 50 रुपए में आपने वो पानी बेच दिया। तो अल्टीमेटली ये 90 यूनिट्स आपको कितने में पड़े? अल्टीमेटली ये 90 यूनिट्स आपको कितने में पड़े? कितने में पड़े? ये 50 माइनस कर दोगे, आपको कितने में पड़ते हैं ये? 9,950 इतने में पड़े। ये 90 यूनिट्स आपको 9,950 में पड़े। अरे आप ऐसा मान लो यार, ऐसा मान लो कि घर में तुम्हारे न्यूज़पेपर आते हैं ना, अगर न्यूज़पेपर का खर्चा आपका 3000 का है, पूरे साल का 3000 का है, आपने पूरे साल में जो है रद्दी बेच दी 300 रुपए की, अल्टीमेटली तुम्हारा खर्चा कितना हुआ? 2700 का हुआ ना, 2700 का। ऐसे मान लो, मतलब जो स्क्रैप हो गया उसका बर्डन भी गुड यूनिट्स ही बेयर करेंगे। जो स्क्रैप का कॉस्ट होता है ना, उसका बर्डन भी गुड यूनिट्स ही जो है वो बेयर करते हैं। अब हम किसी कस्टमर का ऑर्डर बना रहे थे, तो 1 लाख का खर्चा आया, बीच में स्क्रैप हो जाती है, स्क्रैप की कॉस्ट थोड़ी माइनस करेंगे यहाँ पर। भाई वो तो नॉर्मल नेचर है, इतना स्क्रैप होगा ही होगा, उसका कॉस्ट नहीं माइनस करना। हाँ, उस स्क्रैप से कुछ बेच के आपको मिल गया तो उसका बर्डन कस्टमर पे मत डालो। मतलब वो रद्दी में बिक गया, आपको 100 रुपए वापस मिल गया, तो वो 100 रुपए माइनस कर दो, लेकिन स्क्रैप का अमाउंट माइनस नहीं करते। मैं ये बोलना चाहती हूँ, स्क्रैप का अमाउंट यहाँ से माइनस नहीं करते, ठीक है। तो आप जो भी स्क्रैप होता है, नॉर्मल स्क्रैप होता है, उसका आप कॉस्ट माइनस नहीं करते। हाँ, उस स्क्रैप को बेचने से कुछ पैसा मिलता है, उसको आप कॉस्ट से माइनस कर देते हो। उसका बर्डन आप कस्टमर पर नहीं डालोगे, कस्टमर पर बर्डन डलता है ओनली एंड ओनली नॉर्मल लॉस का। बस यही दिया हुआ है इसने, आप पढ़ लो एक बार, आप पढ़ो। ये चीजें आपको प्रोसेस कॉस्टिंग में बहुत अच्छी तरह समझ आएंगी, बट फिर भी आई ट्राई कि मैं थोड़ा बहुत समझा पाऊंगा आपको। अब दोबारा से पढ़ते हैं कि इट इज नोन दैट 10% ऑफ प्रोडक्शन विल हैव टू बी स्क्रैप एज नॉट बीइंग अप टू स्पेसिफिकेशन, ठीक है। अब हम इसको अज्यूम करेंगे कि जो स्क्रैप हो रहा है ना, ये नॉर्मल लॉस हो रहा है। मैम क्यों अज्यूम किया आपने, अबनॉर्मल क्यों नहीं अज्यूम किया? बट जब तक वो बताएगा नहीं कि ये अबनॉर्मल है, ठीक है, तो मैं कौन होती हूँ अबनॉर्मल समझने वाली? उसको मुझे स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि दिस इज अबनॉर्मल। जब तक आपको क्वेश्चन नहीं बताता कि दिस इज अबनॉर्मल, आप ये समझेंगे कि ये आपके जो मेथड है, जो बिजनेस है, उसकी नेचर में आता है। दिस इज द नॉर्मल वन, ठीक है। आप उसको अबनॉर्मल नहीं मानेंगे अनटिल अनलेस वो स्पेसिफाई नहीं करें। तो मैं इसको नॉर्मल मानूंगी कि नॉर्मल नेचर में होगा। आर नॉट बीइंग अप टू स्पेसिफिकेशन, ठीक है, 10% जो भी कॉस्ट आएगा उसका 10% हो जाता होगा, पर वो कॉस्ट माइनस नहीं करूंगी। बट अगर उसको सेल करके कुछ मिलेगा, उतने से मैं अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर दूंगी। इसको ध्यान में रखना, उतने से कॉस्ट रिड्यूस कर देनी है। फिर यहां पर क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, इफ द मैन्युफैक्चरर वांट टू मेक ए प्रॉफिट 20% ऑन टोटल कॉस्ट, 20% टोटल कॉस्ट पे आपने प्रॉफिट ऐड करना है। वर्क ऑर्डर, फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस ऑफ ए यूनिट ऑफ कॉमोडिटी रेडी फॉर सेल। जो यूनिट ऑफ कॉमोडिटी है, ठीक है, जिसको आप सेल करोगे, उसका आपने सेलिंग प्राइस निकालना, मतलब एक एक यूनिट का सेलिंग प्राइस निकालना। अच्छा, कितने यूनिट्स हैं? 100 यूनिट्स हैं। अब प्रॉब्लम पता है मैंने क्या बोला कि इसी बात को ध्यान रखना। ये सारा मैं डिलीट कर रही हूं, अब जो बात कह रही हूं अब उसको सुनो आप। इन सभी पॉइंट में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप पता फिर कहां कंफ्यूज होंगे? मैम 100 यूनिट्स बनाने स्टार्ट किए, आपने कहा 10% स्क्रैप हो गया, इट मीन्स कि 10% स्क्रैप 90 यूनिट्स बने होंगे। अरे नहीं बच्चे, नहीं, ऐसा नहीं सोचना। क्यों? इस लाइन को दोबारा से पढ़ो, इस लाइन को दोबारा से पढ़ो। कहते वर्क ऑर्डर आया आपके पास 100 यूनिट्स का ऑफ कॉमोडिटी, जिसको आपने इन 3 प्रोसेसेस या इन मशीनरी से आपने होके वो वर्क ऑर्डर बनाया। उसने ये कब बोला कि 100 यूनिट्स का आपने इनपुट डाला? उसने ये नहीं बोला। अगर उसके पास 100 यूनिट्स का वर्क ऑर्डर आया है और आप कह रहे हो कि 10% स्क्रैप हो जाएगा, 90 यूनिट्स बनेंगे, तो अब आप उसको 90 यूनिट्स दोगे?
आप कहोगे कि 10% तो स्क्रैप हो गया, सॉरी हम नहीं दे सकते। वो तो आपको यही बोलेगा ना कि जब तुम्हें पता है कि जो भी इनपुट आप डालते हो उसका 10% स्क्रैप हो जाता है तो आप ज्यादा यूनिट्स का मटेरियल डालते। तो ये आप अज्यूम करेंगे कि जो ये जितने भी खर्चे दिए हुए हैं ना, उसने ये अज्यूम किया होगा ये उतना ही खर्चा डालेगा जिससे कि आपके 100 यूनिट्स बन जाए। ये उसने ये बताया कि आपने 100 यूनिट्स बनाने के लिए ये सब खर्चे किए, तो हो सकता है उसने पहले ही जो है इसके लिए कह लो कि मार्जिन रखा होगा कि इतना स्क्रैप हो जाएगा और अल्टीमेटली मेरे 100 यूनिट्स बन के निकलेंगे। तो यहां पर 100 में से 10 माइनस करके 90 यूनिट्स की सेलिंग प्राइस नहीं निकालनी, स्टार मार्क करो। बस इसमें दो पॉइंट्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। वन इज कि वो 100 यूनिट्स ही आपका फाइनल होगा, उसको 90 पे नहीं लेना। सेकंड इज ये स्क्रैप का ट्रीटमेंट आपने कैसे करना है। और थर्ड आप ये भी कह सकते हो कि 40-50% अगर आप कॉस्ट शीट वाला भूल गए हो तो ओनली स्क्रैप वैल्यू माइनस, वेरी गुड, ओनली स्क्रैप वैल्यू माइनस। जो ये पॉइंट है ना, ये स्क्रैप वैल्यू माइनस और इतना हम जो है नॉर्मल लॉस हो जाता है, पूरा कॉस्ट बुक पढ़ लेते हो, बस इसी का ट्रीटमेंट में आप हमेशा फंस जाते हो। तो इसका ट्रीटमेंट जो है ना आपको थोड़ा अच्छी तरह से अपनी कॉपी में करके देखना चाहिए। चलो करें क्वेश्चन, बाकी तो सिंपल है, ये पॉइंट्स थे। एक बार क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं सबको कैसे डील किया उसने। आइए, कॉस्ट शीट बनानी है, जैसे जैसे उसने बोला है जो जो चार्ज करने के लिए वैसे वैसे हम चार्ज करेंगे। और इवन उसने मशीन आर रेट भी निकाल के दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, हमने कंप्यूटेशन करना है ऑफ सेलिंग प्राइस पर यूनिट। जितना मैंने बोला मैं दोबारा भी इसको अगेन यहां पर एक्सप्लेन करूंगी सो दैट कि आपको अच्छी तरह से पता चल जाए ये बात। चैप्टर छोटा सा है लेकिन हर एक क्वेश्चन में पॉइंट्स ज्यादा दिए हुए हैं उसने। पर्टिकुलर्स, वर्किंग्स। इस चैप्टर को करने के लिए आपका कॉस्ट शीट काफी स्ट्रांग होना चाहिए। जितने मैंने क्वेश्चन करवाए हैं वो काफी अच्छी तरह से अगर आपने किए होंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले आप तो पहले एक पॉइंट में अड़ गए थे, मटेरियल यूज्ड, मटेरियल कंजम्पशन बोला गया था कि जब हम कॉस्ट शीट बनाते हैं तो ओनली मटेरियल कंजम्पशन लिखते हैं 7600, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी डायरेक्ट वेजेस उसने दी होगी, ये दोनों दिए हुए हैं, इसमें से ये रिटर्न आया है इसलिए मैंने माइनस कर दिया, मैं दोबारा से बता रही हूं। डायरेक्ट वेजेस कितनी है 500, तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट जो आएगा आपका 8100। इसके ऊपर थोड़ा ऐसे कर देती हूँ सो दैट इस पॉइंट को आप दोबारा से देखेंगे। अब हम ऐड करते हैं जो भी हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं। आपको हर मशीन कितने मशीन आवर्स लगे, क्या क्या रेट है, सब कुछ बताया हुआ है। मशीन पी, मशीन क्यू, मशीन आर और मशीन एस। इसके हैं आपके 200 आवर्स और एक 125, इसका है 160 आवर्स, 2.50, 240 आवर्स 3 रुपीज पर और 32 आवर्स 2.25 पर। ये हो गया आपका ₹250, ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 720 और 297। कैलकुलेशन तो कर ही लोगे ना तुम। और टोटल आ गया आपका 1667। दिस इज आवर
वर्क कॉस्ट, तो वर्क कॉस्ट आपकी आ गई 9767। अब इसमें ऐड करेंगे, इसमें ऐड करोगे आप अपना ऑफिस ओवरहेड्स। अब ये बता दिया था मैंने, आप चाहो कैसे भी कर सकते हो। ऑफिस ओवरहेड्स क्या है, 40% वर्क कॉस्ट के होते हैं, बट 50% का राइस हो गया। या तो इसका राइस करके आप 20% इसमें ऐड कर दो, सीधा 60% कर दो, ठीक है, 60% कर दो। जहां हम क्या करेंगे, यहाँ हम ऐसे करेंगे कि 9767 का 40% करने के बाद उसका 150% कर देंगे, तो दोनों में आंसर सेम आएगा। तो 9767 का 40% और उसका 150%, तो 5860 राइट। दोनों तरह कर सकते हो आप, 40% का भी 50% करके भी कर सकते हो। तो अल्टीमेटली देखो, जो 40 का 150 करोगे तो 60% ही बन जाएगा। आप अगर ये चीज देखो ना, तो ये 60% ही बन जाएगा, उसका 60% कर दो, दोनों तरह आपका आंसर सेम आएगा। तो ये आपका जो ऑफिस ओवरहेड्स आपने ऐड कर दिया, और कोई सेलिंग एक्सपेंसेस तो है नहीं, तो यही मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा और यही मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स होगा। तो यही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है और यही कॉस्ट ऑफ सेल्स है। तो कितना आ जाएगा आपका 15627। क्या इतना आ गया आपका। अब यहां पर उसने बोला है, कि आपका जितना भी, ये देखो कि जितना भी आपका, इट इज नोन दैट 10% ऑफ प्रोडक्शन विल हैव टू स्क्रैप्ड एज not only being up to specification. Sales proceeds of a scrapped output will be 5% of cost of sales. ठीक है, जो भी कॉस्ट ऑफ सेल्स होगा उसका 5% आप क्या कर देते हो, आप उसको सेल कर देते हो। तो आपका सेल ऑफ स्क्रैप आप यहां पर लिखेंगे, लेस सेल ऑफ स्क्रैप। अब अगर सेल ऑफ स्क्रैप कुछ ना दिया होता ना, तो आप ये 10% का ट्रीटमेंट भी नहीं करते, क्योंकि यहां से कुछ लेस तो होना ही नहीं था। सिर्फ सेल ऑफ स्क्रैप हो रही है ना, इसलिए इसका ट्रीटमेंट मैं यहां पर लिख रही हूं। तो 15627 जो भी आपका ये आता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है, उसका 10% स्क्रैप हो जाता है, ठीक है, और 5% आप उसका सेल कर देते हो, 5% आप उसका सेल कर देते हो। तो 15627 का 10% जितना भी आया उसका 5% आप सेल कर देते हो। तो 15627 का 10% और उसका 5% कितना आया बताओ, किसी ने निकाला है? $78.135 आया है। तो इसको हम 78 ही ले लेते हैं और यहां से हम अपना टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं कि हमें कितना टोटल कॉस्ट पड़ रहा है। तो 15627 माइनस 78, 15549। अब इसमें उसने बोला कि आपने प्रॉफिट ऐड करना है। कितना प्रॉफिट ऐड करना है? प्रॉफिट आप ऐड करोगे 20% ऑफ टोटल कॉस्ट, जो भी आपका टोटल कॉस्ट होगा उसका 20% ऑफ 15549 का 20%। तो ये आ गया आपका 31098। तो या पॉइंट्स में लिख दो ना, 3111 करते हैं, नहीं सॉरी 11 नहीं, 3110, उसको 10 कर देते हैं ना, ये ऐड कर दिया तो ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। तो ये हमने ऐड किया 15549 प्लस 3110
18,659। अब बस आप ये बताओ, उसने सेलिंग प्राइस तो बोला है सेलिंग प्राइस निकालना, बट उसने क्या बोला है हमें कि आप पर यूनिट निकालो। अब यहाँ पर जो हमारे पास ऑर्डर आया है वो कितने यूनिट्स का है, 100 यूनिट्स का, हमें पर यूनिट उसको बताना है। देन हम यहाँ पर लिखेंगे सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ये जो हमने बनाया है ना 18,659 जो टोटल कॉस्ट है, ये 100 यूनिट्स की होगी। ये 100 यूनिट्स जो फाइनल प्रोडक्ट हमें बताया गया है। तो ऑब्वियसली जो इनपुट गया होगा ना, ये हम अज्यूम कर रहे हैं जो इनपुट गया होगा वो ऑलरेडी उसने इसके लिए जो है मार्जिन रखा होगा और इनपुट उसने ज्यादा कर डाला होगा, और आते आते हमारे पास 100 यूनिट्स रह गए होंगे। तो डिवाइडेड बाय 100, 186.59 पर यूनिट। तो यहां पर आप नीचे नोट लिख देंगे इसके रिगार्डिंग कि इट वाज नोन, क्योंकि ये तो उसको पहले से पता होगा, क्योंकि हमने 10% को क्या माना है कि जो भी आपका 10% है नॉर्मल लॉस है। नॉर्मल लॉस क्या होता है, नॉर्मल लॉस की डेफिनेशन क्या होती है, दैट इज ऑलरेडी नोन। ठीक है, अगर जो आपको पहले से पता है तो आपने उसका जो है ऑलरेडी ट्रीटमेंट कर लिया होगा, तभी आपके अल्टीमेटली 100 यूनिट्स बने होंगे। तो यही आपने यहां पर एंड में लिख देना है कि इट वॉज नोन बिफोर 10% ऑफ cost of production to be scrapped, therefore inputs must have been made taking into consideration of scrap units। कि स्क्रैप यूनिट्स हमने सोचते हुए ही जो है वो इनपुट किया होगा। ये बस एंड में नोट लिख देना है। तो अल्टीमेटली हमारे 100 यूनिट्स ही बने होंगे। अब यहां पर आप स्टार मार्क करोगे जब आपने रिवाइज करना है इस पर, इन 100 यूनिट्स पर, जिसके लिए नोट दिया है आपने। बस बाकी आपने किया हुआ है, बाकी पॉइंट्स आपने किए हुए हैं। ये 2 पॉइंट्स आप ध्यान में रखेंगे जब भी आप रिवाइज करोगे जॉब कॉस्टिंग को, राइट। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। छोटा सा लग रहा है तो शायद जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, आइए फटाफट से। अब तो समझ आ गया ना जॉब कॉस्ट शीट कैसे बनानी है। जो मटेरियल आपको दिया है, जो बेसिस दिया, वो तो ऐड करना है। बस फैक्ट्री ओवरहेड्स का थोड़ा सा ध्यान रखना है, मतलब जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना, वो किसी पर्टिकुलर जॉब पर कैसे चार्ज करने उसका ध्यान रखना है। बाकी जॉब कॉस्ट शीट वैसी बनती जैसे कॉस्ट शीट बनती थी आपकी। The data pertaining to Heavy Engineering Limited are as follow at the end of 31st March 2022। डायरेक्ट मटेरियल आपको दिया हुआ है 9 लाख का, डायरेक्ट वेजेस आपको दिया हुआ है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, एडमिन ओवरहेड एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, आपको फैक्ट्री ओवरहेड्स दिया हुआ है, प्रॉफिट सब कुछ तो दिया हुआ है। अच्छा, प्रिपेयर ए कॉस्ट शीट शोइंग ऑल द डिटेल। अच्छा, क्या आप इन सब का यूज करके कॉस्ट शीट बना सकते हो? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे हम लिखते थे, देखो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस, दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरे पास क्या आएगा, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में ऐड कर देंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स तो मेरे पास क्या आएगा, कह लो कि वर्क कॉस्ट, ठीक है, या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कहते हैं। फिर हम फैक्ट्री ओवरहेड्स में जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग कह लो कि प्राइम कॉस्ट में जैसे ही फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करेंगे वर्क कॉस्ट आएगा, उसमें हम एडमिन ओवरहेड ऐड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा मेरे पास, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फिर क्या ऐड होगा आपका, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आपका, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में आप प्रॉफिट ऐड करोगे तो आपके पास सेल आ जाएगा, मतलब पूरी कॉस्ट शीट बन जाएगी। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, फटाफट से बना लोगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं वो क्या बोल रहा है। फिर फॉर 21-22, ये 21-22 नहीं होगा, ये 22-23 होगा, ठीक है। वो प्रीवियस ईयर का डेटा आपको दिया है जिसको हमने देखते हुए फैक्ट्री ओवरहेड्स कैसे चार्ज करने हैं वो हम वहां से देखेंगे। द फैक्ट्री हैज रिसीव्ड ए वर्क ऑर्डर। अब 22-23 में फैक्ट्री को कोई वर्क ऑर्डर आया।
इट इज एस्टिमेटेड दैट डायरेक्ट मटेरियल वुड बी 12 लाख, के उस पर डायरेक्ट मटेरियल तो 12 लाख का लगेगा, ठीक है, वो आप लिख दोगे कि 12 लाख का डायरेक्ट मटेरियल लगेगा। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितने की लगेगी? 7,50,000, तो वो भी ऐड कर दोगे। बट वुड बी द प्राइस ऑफ वर्क ऑर्डर, कहते वर्क ऑर्डर की प्राइस क्या होगी इफ फैक्ट्री इंटेंड्स टू अर्न द सेम रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स। मतलब कि यहां पर देखो प्रॉफिट दिया हुआ है, बट रेट कितना होगा? प्रॉफिट ऑन सेल निकालना है। किस पे निकालना? कॉस्ट पे नहीं निकालना। किस पे निकालना है? प्रॉफिट ऑन सेल निकाल देना, परसेंटेज निकाल देना। आपको पता होगा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय जो भी सेलिंग वैल्यू आएगी इंटू 100 कर देना, आपके पास एक परसेंटेज आ जाएगा। कहते वही परसेंटेज हमें इस वर्क ऑर्डर से भी क्या करना है? चार्ज करना है। तो वो निकाल लेंगे, जो भी हम कॉस्ट शीट ऊपर बनाएंगे हम ये सारी परसेंटेज वहां से कैलकुलेट कर लेंगे। अज्यूमिंग दैट द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हैज गॉन अप बाय 15%। अच्छा, जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स होंगे ना, वो जो है बढ़ जाएंगे 15% पे, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान देना, इसका ट्रीटमेंट हमने कैसे करना है, ठीक है। 15% से बढ़ जाएगा। द फैक्ट्री रिकवर्स फैक्ट्री ओवरहेड एज अ, जो फैक्ट्री ओवरहेड्स हम रिकवर करेंगे उसने ऑलरेडी बता दिया, वो कैसे करेंगे? परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो हमें देखना पड़ेगा जो भी ये कॉस्ट शीट हम बनाएंगे कि इसमें जो आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं वो डायरेक्ट वेजेस का कितना परसेंटेज होता है। तो रिकवरी रेट कैसे निकालना है? परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, वो भी निकाल लेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एज ए परसेंटेज ऑफ वर्क कॉस्ट। अच्छा, एडमिन और सेलिंग ओवरहेड्स है ना, वो परसेंटेज ऑफ वर्क कॉस्ट निकालना है आपने, बेस्ड ऑन द कॉस्ट रेट प्रिवेलेंट इन द प्रीवियस ईयर। जो भी प्रीवियस ईयर का आपका कहता है डेटा है, उसके अकॉर्डिंग आप सारे के सारे ये परसेंटेजेस निकाल लीजिए, और जो भी परसेंटेजेस आपके पास आए उस पर उसके अकॉर्डिंग आप ये वाला वर्क ऑर्डर बनाएंगे। स्क्रीन आपका हैंग हो गया है, ठीक है। इसमें इस क्वेश्चन में इस पर ध्यान देना, एज गॉन अप बाय 15%, ये उसने कैसे कैलकुलेट किया, तो इस पर स्टार मार्क कर लो। इसको वैसे तो मतलब जैसे हम सोचते हैं कि 15% 115% होना चाहिए, बट जब वो ऐसे लिखता है ना 15%, तो कैसे कैलकुलेट होगा उसके बारे में बता रही हूं मैं। उसके लिए मैं प्रीवियस जो क्वेश्चन उसने दिया है ना उसको भी आपको रेफर करूंगी। देखो यहाँ पर है ना, देयर हैज बीन 50% राइज इन द ऑफिस ओवरहेड एक्सपेंडिचर। यहाँ ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पर उसने क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है अज्यूमिंग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हैज गॉन अप बाय 15%। अब दोनों का ना उसने ट्रीटमेंट अलग अलग किया है, मैं दोनों को समझा देती हूँ, बट मुझे नहीं, मैंने जितने भी प्लेसेस पे देखा है ना उसने ट्रीटमेंट ऐसे ही किया है। इसमें 15% जो भी मेरी परसेंटेज निकलती, ठीक है, मैं उसका 15% कर देती, तो उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अल्टीमेटली दोनों का मतलब तो मुझे सेम ही लग रहा है, बट वो क्या करता है ना, यहाँ पर हैज गॉन अप बाय 15% कर रहा है। वो क्या कर रहा है कि अगर प्रीवियसली 10% था ना, 15% गॉन अप बाय 15% ऐड कर दिया, तो अब हो गया 25%। अब हर प्लेस पे उसने ऐसे ही किया हुआ है, आई डोंट नो क्यों किया है, बट ठीक है। अब गॉन अप बाय 15% जब भी वो जॉब कॉस्टिंग में लिखता है वो ऐसे ऐड कर देते हैं, वो 10% मल्टीप्लाई बाय 15% नहीं करते। अब आपको भी यही नंबर लेने हैं तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, जबकि दोनों का मतलब तो सेम ही होता है। आई डोंट नो कि एवरी टाइम वो ऐसे ट्रीटमेंट क्यों करता है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। सबसे पहले कॉस्ट शीट बनाते हैं। Preparation of cost sheet previous year। आपको जो भी अमाउंट्स लिखी हुई है, जैसे आप कॉस्ट शीट बनाते थे, आपने कॉस्ट शीट यहाँ पर बना देनी है। एंड जितने भी उसने आपको बोले हैं कि वर्किंग्स करनी है, परसेंटेज निकालनी है, वो सारी की सारी परसेंटेज आप निकालेंगे। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल कितना है उसमें आप ऐड कर देंगे अपने डायरेक्ट वेजेस, तो आपके पास क्या आ जाएगा? प्राइम कॉस्ट
प्राइम कॉस्ट निकल गया तो बता दो कितना आया है। मैं डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस लिखती हूँ जब तक। डायरेक्ट मटेरियल है 9 लाख, डायरेक्ट वेजेस है 7,50,000। 9 लाख 7,50,000 तो 16,50,000। 16,50,000 इसमें ऐड क्या कर दोगे, अपने फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने हैं हमारे? फैक्ट्री ओवरहेड्स 4,50,000। बच्चे कैलकुलेशन कर रहे हो कि नहीं तुम? 4,50,000 ऐड किया तो दिस इज माय वर्क कॉस्ट। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 16, 17 में 4 तो 21 लाख। 21 लाख इसमें ऐड करोगे आप एडमिन ओवरहेड्स। एडमिन ओवरहेड्स कितने हैं? 4,20,000। 4,20,000 वो ऐड किए तो आपके पास कितना आ गया? जो भी आपके पास आएगा दैट इज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी कह सकते हो। तो ये आ गया 25,20,000, इतना आ गया। फिर आप इसमें क्या ऐड कर देंगे? नाउ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। वो कितने हैं हमारे? 5,25,000। तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारा आ गया 30 और ये 30,45,000। फिर प्रॉफिट दिया हुआ है हमें, प्रॉफिट गिवन है तो प्रॉफिट आप ऐड कर लोगे 6,09,000। प्रॉफिट ऐड कर दिया आपने, आपके पास आ गया सेल्स। तो सेल्स हमारा कितना हो गया? 36,54,000। ठीक है, इतना आ गया। ओके, अब तुम बोल नहीं रहे हो, कहीं ना कहीं गलती करती हो, फिर तुम बोलोगे। अब करो सारी की सारी वर्किंग्स में उसने क्या बोला है कि जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट ऑन सेल्स था वही आपको वर्क ऑर्डर से चार्ज करना है। जितना आपका जो परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स डायरेक्ट वेजेस का था वो आपने चार्ज करना है, या परसेंटेज ऑफ एडमिन एक्सपेंसेस वर्क कॉस्ट का था, या परसेंटेज ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो वर्क कॉस्ट का था, सेम परसेंटेज आपको चार्ज करना है। तो इट मीन्स मुझे सारे के सारे परसेंटेज जो है इस कॉस्ट शीट से जो है वो कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला परसेंटेज हम कैलकुलेट करते हैं, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स करना है। तो हमारा प्रॉफिट कितना है? 6,09,000। हमारा सेल कितना है? 36,54,000 इंटू 100। तो कितना आ गया? बताओ कितना आ गया? ये आपका आया 16.6667%। इतना लिख लेते हैं, थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं ना। सेकंड, आप फाइंड आउट करोगे परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑन, किस पर बोला उसने? डायरेक्ट वेजेस का चार्ज करते हैं। तो डायरेक्ट वेजेस हमारी कितनी है? 7,50,000। फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने हैं? 4,50,000। मीन्स 4,50,000 डिवाइडेड बाय 7,50,000 इंटू 100, राइट? 45 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 100, दैट इज 60%। ये कैलकुलेट कर लिया। अब थर्ड आप कैलकुलेट करोगे परसेंटेज ऑफ, चलो हर्ष ने कुछ तो बताया, परसेंटेज ऑफ एडमिन ओवरहेड्स ऑन वर्क कॉस्ट।
आपके एडमिन ओवरहेड्स कितने हैं? 4,20,000। वर्क कॉस्ट कितनी है? 21 लाख। 4,20,000 डिवाइडेड बाय 21 लाख इंटू 100, तो ये कितना आ गया? 20%। ठीक है। फोर्थ, परसेंटेज ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऑन वर्क कॉस्ट, ही आपने निकालने हैं। आपका वर्क कॉस्ट जो है वो 21 लाख है, लेकिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस है 5,25,000। 5,25,000 डिवाइडेड बाय 21 लाख, 21 लाख इंटू 100, ये कितना आ गया आपका? 25%। बट यहां पर उसने कहा है कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आपके राइज हो गए हैं, हैज गॉन अप बाय 15% से, तो इसलिए रिवाइज्ड आपका परसेंटेज ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कितना होगा? इक्वल्स टू 25% प्लस 15%। उसने ऐसे कर रहा है, वैसे उसको लिखना चाहिए था एज गॉन अप बाय 15% पॉइंट्स अगर होता तो हम यहाँ पर ऐड करते, बट हर जगह पर जहां पर भी इसका आंसर दिया है वो ऐसे ही आंसर दिया है, इसलिए हम 25% और 15, तो जहां पर भी मतलब आई डोंट नो, मैं आपको फिर भी बता रही हूँ, ठीक है, कि उसने क्यों दिया मुझे रीजन नहीं पता, बट मैंने बहुत जगह पर इसके आंसर चेक किए तो हैज गॉन अप बाय जब भी उसने लिखा उसने इसको 15% को ऐड किया, तो हम इसको याद रखेंगे फिर 40%। बस ये सारी परसेंटेजेस हमने निकाल लिए। अब आप जो है वर्क ऑर्डर का कॉस्ट निकालोगे कि वर्क ऑर्डर हमें कितने का पड़ेगा। तो अब बनाते हैं हम इसका बी पार्ट हम सॉल्व करेंगे, जिसमें हम ये एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट फॉर द वर्क ऑर्डर। वैसे बी पार्ट आपका यहीं से स्टार्ट हो जाता है, अगर मैं बताऊं तो उसने बी पार्ट में ही बोला था ये सारी वर्किंग करनी है, तो बी पार्ट आपका यहीं से स्टार्ट हो जाता है। दिस इज माई ए पार्ट। मैं नीचे जो है इसका वर्क ऑर्डर का कॉस्ट शीट बना देती हूँ, जॉब कॉस्ट शीट ऑफ वर्क ऑर्डर। आप एक वर्किंग के लिए कर लो, यहाँ पर वर्किंग कर लेंगे और यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे। एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट फॉर वर्क ऑर्डर। अगर क्वेश्चन में वर्क ऑर्डर का कोई नंबर दिया है वो आप जरूर लिखेंगे। पर्टिकुलर्स, आपकी वर्किंग्स एंड अमाउंट। जो चीज आपको डायरेक्टली पता है वो तो लिख दो, डायरेक्ट मटेरियल पता होगा, आपको डायरेक्ट वेजेस पता होगा इस वर्क ऑर्डर की, वो आपने लिख देनी है। वो कितनी कितनी है? 12 लाख का मटेरियल है, 12 लाख का मटेरियल है, 7,50,000 की वेजेस हैं। 12 लाख और 7,50,000, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्राइम कॉस्ट। uh, 19,50,000 है ना, 19,50,000। अब ऐड करेंगे सारे ओवरहेड्स। वो हम कैसे ऐड करेंगे? जैसे कि हमें बताया गया है। सबसे पहले देखो वो क्या कह रहा है कि आपने फैक्ट्री ओवरहेड्स कैसे चार्ज करने? 60% ऑफ योर डायरेक्ट वेजेस। तो ऐड कीजिए फैक्ट्री ओवरहेड्स 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो जो भी आपकी डायरेक्ट वेजेस हैं 7,50,000, उसका कर दीजिए आप 60%। 7,50,000 का 60%, 4,50,000 आपका क्या बन जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड। इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर वर्क कॉस्ट। तो 19 लाख और 5 लाख हो गया 24 लाख, तो यहाँ पर 24 लाख। फिर आप ऐड करोगे यहाँ पर अपने ऑफिस एक्सपेंसेस।
एड एडमिन ओवरहेड्स। वो आपको ऑलरेडी बताए हुए हैं कि एडमिन ओवरहेड जो है आप अपनी वर्क कॉस्ट का कितने परसेंट, 20%, तो 20% हम ऐड कर देंगे। यहां पर लिखेंगे आप 20% ऑफ वर्क कॉस्ट, तो 24 लाख का 20%, तो 24 लाख का 20% आपका कितना हो गया, 4,80,000। इसको जब आप ऐड कर दोगे तो आपके पास जो अमाउंट आएगा दैट इज योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जहां कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहां पर आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और यही इसी को ही हम बोलेंगे अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये आपका आ जाएगा 24 और 24 28,80,000। अब इसमें ऐड कर देंगे हम अपने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, जो कि आपको बोला हुआ है 40% ऑफ किसका, 40% ऑफ किसका है, वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट, तो वर्क कॉस्ट कितना है हमारा 24 लाख, उसका आपने 40% किया तो 9,60,000, 9,60,000, 9,60,000 आपने ऐड कर दिया। दिस इज माई कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स। देखो ये करते करते तो आपको पूरा कॉस्ट शीट भी रिवाइज हो गया होगा। 28,80,000 प्लस 9,60,000, 38,40,000। अब इसमें ऐड करेंगे हम प्रॉफिट। प्रॉफिट ऐड करते ही हमें पता चल जाएगी हमारी सेल्स। अब उसने क्या बताया, ये कितना है, ये आपका 16.66% जो भी है वो है दैट इज ऑन सेल्स। मतलब ये जो है 16.6667% ये प्रॉफिट है, बट ये सेल्स पर है। मतलब सेल कितनी है 100, तो मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना हो गया, 100 में से अगर मैंने 16.66 थोड़ा ज्यादा लेना 7% माइनस कर दिया तो ये मेरा कितना आ जाएगा 83.3334 समथिंग आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा, राइट। तो इट मीन्स के दिस रिप्रेजेंट टू व्हाट 83.334। ठीक है, दिस रिप्रेजेंट टू व्हाट 83.334। तो 16.667 या 100 कितना होगा, कोई भी निकाल लो। ठीक है, अगर ये 83.334 से है तो 100 कितना होगा, सेल पता चल जाएगी तो प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर सकते हो, चाहे सीधा 16.667 भी कर सकते हो। तो चलो करते हैं 38,40,000 डिवाइडेड बाय 83.3334 और मल्टीप्लाई कर देते हैं 16.6667। तो दिस इज समथिंग 7,68,000। ठीक है, इतना आ रहा है, पॉइंट्स में आ रहा है, हमने राउंड ऑफ 7,68,000 कर देना है। दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको अपनी सेल्स पता चल जाएगी। जब भी ये आए ना पॉइंट्स थोड़े ज्यादा लेना तो आपको राउंड ऑफ फिगर्स पता चल जाएंगे इसमें। तो ये आपकी सेल्स हो गई। तो हमने 3 क्वेश्चंस किए हैं इसके। सभी क्वेश्चन में आप ध्यान दो कि आपने जो आपके पास एक पर्टिकुलर जॉब आ रहा है उसका कॉस्ट निकालना है, लेकिन उसमें आपको प्रॉब्लम कहाँ आती है कि आपको ये वाला तो एक्सपेंसेस जो है डायरेक्टली पता होता है, बट जो फैक्ट्री में होने वाले अदर एक्सपेंसेस है ये वाले, ये आपको हमेशा सोचने पड़ेंगे कि हमने हर जॉब के ऊपर इसको कितना चार्ज करना है। तो उसके लिए हो सकता है आपको सम टाइम आपको रिकवरी रेट ऑफ लेबर आर निकालना पड़े या मशीन आर निकालना पड़े, या क्वेश्चन आपको खुद से ही बताएगा कि आपको ये परसेंटेज लेकर जो है वो वर्क ऑर्डर में ओवरहेड्स का बर्डन डालना है। तो उसके अकॉर्डिंग आप हर जॉब का जो है वो कॉस्ट कैलकुलेट करके दोगे, राइट। तो आज आपने
सभी ने ये 3 क्वेश्चन दोबारा से खुद करके देखने हैं, तभी आपका ये कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रांग हो पाएगा। तो बस इतना ही करना है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।